देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर में। यस। अच्छा देखो, इस क्लास में हम लोग एएस पढ़ते हैं, तो उसमें देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एएस जो है 10 कंप्लीशन कर लिया था, बट उसमें कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गया था। जैसे कि देखो क्वेश्चन 2-6 ये सब आसान है, और एक इलास्ट्रेशन 2-3-16 था। आज हम लोग नया एएस स्टार्ट करेंगे और लास्ट में थोड़ा सा टाइम रखेंगे, ये क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। ठीक है, जितना टाइम बचेगा धीरे धीरे डिस्कस कर देंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में भी कर देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। आज हम लोग जो नया एएस स्टार्ट करेंगे दैट इज एएस 12 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा स्टैंडर्ड एएस 10 होता है, वो हम लोग का हो गया। अब बाकी जितना भी एएस है वो इससे छोटा ही है। ठीक है, तो एएस 12 देखो, एएस 12 किस चीज को लेके डील करता है, मतलब रूल्स रेगुलेशंस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है किसी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को करने का रूल्स रेगुलेशन। अब ये कौन सा ट्रीटमेंट का बात हो रहा है, गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड होता है तो इन दैट केस किस तरह से हम लोग को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट पता करते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट मतलब किसको बोला जा रहा है। ठीक है, और ग्रांट मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पर लिखते हैं, गवर्नमेंट मतलब किनको यहाँ पर स्पेसिफाई किया जा रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं गवर्नमेंट रेफर्स टू यहाँ पर एक एन होगा, गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी and similar bodies whether local good morning Arku, मॉर्निंग मैम। whether local national or international। ठीक है, तो देखो ग्रांट जो भी मिलेगा किसी को वो कैसे ट्रीट करना है, लेकिन कोई भी ग्रांट नहीं, गवर्नमेंट से मिला हुआ ग्रांट। और गवर्नमेंट का मतलब क्या क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट का मतलब देखो यहाँ पर बताया गया है, गवर्नमेंट का मतलब हो जाएगा, गवर्नमेंट यहाँ पर टी होगा। ठीक है, स्पेलिंग को ठीक कर देंगे, यहाँ पर टी होगा। गुड मॉर्निंग शुभजीत। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गवर्नमेंट रेफर्स टू गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का मतलब सारे गवर्नमेंट, जैसे कि सेंट्रल यानी सीजी एसजी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर कोई ग्रांट मिल रहा है या फिर हम लोगों का स्टेट गवर्नमेंट से अगर कोई मिल रहा है, ठीक है, तो ये सब हो जाएगा हम लोग का गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट ग्रांट में गवर्नमेंट का मतलब सीजीएसजी। इसके अलावा कोई गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, या फिर इस तरह का कोई काम, मतलब सिमिलर बॉडीज जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज के तरह है या गवर्नमेंट के तरह है, अगर लोकल है तो भी चलेगा, नेशनल इंटरनेशनल है तो भी चलेगा। देखो जैसे इंटरनेशनल में हम लोग को मान लो हु से कोई फंड मिला है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी हम लोग का गवर्नमेंट में ही जो है इंटरनेशनल गवर्नमेंट में कवर होगा। अब लोकल जैसे मान लो म्यूनिसिपैलिटी के तरफ से कोई ग्रांट मिल गया, ठीक है, तो वो लोकल लेवल पे हो गया। ठीक है, तो नेशनल लोकल इंटरनेशनल जो भी है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज है वो सारे यहाँ पर कवर होंगे। अगर इस तरह के
जगह से हमें कोई ग्रांट मिला है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है वही हमें एस 12 जो है बताता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे गवर्नमेंट ग्रांट का। ग्रांट मतलब क्या हो सकता है? ग्रांट का मतलब हो जाएगा असिस्टेंस, ठीक है। एक्चुअली ग्रांट का मतलब क्या होता है? असिस्टेंस होता है, असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट इन कैश और काइंड, ठीक है। अगर हमें गवर्नमेंट से कोई असिस्टेंस मिल रहा है, अब गवर्नमेंट का मतलब फिर मैंने बताया नेशनल हो, इंटरनेशनल लेवल हो या लोकल लेवल पे हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये तो है ही, लेकिन कोई लोकल लेवल पे कोई गवर्नमेंट एजेंसीज या गवर्नमेंट है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे है, तो उनसे भी मिल रहा है असिस्टेंस, तो उसे हम लोग गवर्नमेंट ग्रांट मानेंगे। और ये पैसा हमें कैश में भी मिल सकता है, काइंड में भी मिल सकता है। जैसे मान लो हम लोग को पैसे से हेल्प हुआ, जैसे अगर हम लोग कोई मशीन खरीदना चाहते हैं जिसका प्राइस है 40 लाख, तो गवर्नमेंट ने हमें 10 लाख का ग्रांट दिया, ठीक है। तो ये 30 लाख मतलब 10 लाख का ग्रांट दिया, ऐसे हो सकता है। 30 लाख छोड़ो, हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम लोगों को एक मशीन खरीदना था जिसका कॉस्ट था 40 लाख और इस पे हमें ग्रांट मिला 10 लाख का, ठीक है। तो ये हो सकता है, ये हो गया, क्या हो गया, इन कैश, ठीक है। और अगर रिवर्स हुआ, मान लो हम लोगों को एक मशीन ही खरीद के दे दिया है गवर्नमेंट के तरफ से, ठीक है, तो काइंड में भी हो सकता है। मान लो मशीन था 10 लाख का, 10 लाख का मशीन खरीद के दे दिया, तो जो ग्रांट है वो हमेशा कैश में हो ऐसा जरूरी नहीं है, कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। टू एन एंटरप्राइज, to an enterprise for past और फ्यूचर कंप्लायंस, मतलब बताते हैं। फ्यूचर कंप्लायंस विथ सर्टेन कंडीशंस, विथ सर्टेन कंडीशंस। अब देखो, ग्रांट तो ऐसे ही नहीं मिलेगा कि कोई भी राह चलते किसी को भी गवर्नमेंट ग्रांट दे देगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ग्रांट मिलने के लिए जो भी कंडीशन गवर्नमेंट के तरफ से रखा जाता है, ठीक है, वो हमें या तो फुलफिल कर दिया है या फिर हमें फुलफिल करना पड़ेगा। कंडीशंस होता है कि आपको अगर ये छूट चाहिए, ये मतलब ग्रांट को हम लोग सब्सिडी भी तो बोल सकते हैं ना, अभी लिखवाएंगे ग्रांट को और भी क्या क्या बोला जाता है। तो ये जो हमें छूट मिल रहा है, ये जो हमें असिस्टेंस मिल रहा है या सब्सिडी मिल रहा है, जो भी बोलो, ठीक है, या फिर इंसेंटिव मिल रहा है, ये तभी मिलता है अगर कुछ सर्टेन कंडीशंस इसके रिगार्डिंग जो है गवर्नमेंट की तरफ से रखा जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग वो फुलफिल करने वाले हैं, ऐसा हम लोगों ने प्रॉमिस कर दिया है या फिर कर चुके हैं, तभी जाके ग्रांट मिलता है, ऐसे ही किसी को ग्रांट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही चीज लिखा है, देखो यहाँ पर, असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट इन कैश और काइंड, अगर होता है तो इसे गवर्नमेंट ग्रांट बोलते हैं। किसको दिया जाएगा असिस्टेंस? टू एन एंटरप्राइज। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद द सर्टेन कंडीशन, तो जो कंडीशन उस ग्रांट को पाने के लिए रखा गया था, वो कंडीशन या तो फुलफिल हो चुका है या तो फ्यूचर में फुलफिल होगा, अगर ऐसा बोला गया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। अगर ऐसा बोला गया है, ठीक है, कि सॉरी पास्ट में जो है क्या बोल रहे थे हम, सॉरी, देखो पास्ट में हम लोगों ने ये जो कंप्लायंस था वो फुलफिल कर दिया है या फिर फुलफिल करेंगे, ऐसा हम लोगों ने प्रॉमिस कर दिया है, यानी जो भी कंडीशंस था, सर्टेन कंडीशंस, वो अगर फुलफिल कर रहे हैं तब हमें ग्रांट दिया जाएगा, ठीक है। आपने कंडीशन फुलफिल कर लिया है या करने वाले हैं ऐसा बोला है तो आपको ग्रांट मिल जाएगा, ठीक है। अब ग्रांट को क्या बोला जाता है? ग्रांट is also called good morning Hans. गुड मॉर्निंग मैम। Grant is also called as subsidies, incentives,
ड्यूटी ड्रॉबैक, एटसेट्रा। ठीक है, तो ग्रांट को और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि सब्सिडी बोल लो, इंसेंटिव बोल लो, ड्यूटी ड्रॉबैक एटसेट्रा। अच्छा, अब ये तो हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर जो नाम है, जो हम लोग का एस का नाम है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट का मतलब देख लिया, ग्रांट का मतलब देख लिया। ठीक है, अब ग्रांट हमें क्यों मिलेगा, कब मिलेगा, ये तो देख लिया हम लोगों ने। अब अगर हमें इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, क्योंकि ग्रांट मिल रहा है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, तभी तो इसके रिगार्डिंग ये पढ़ रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएंगे, जिसको बोला जाता है रिकॉग्नाइज्ड करना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना 11 12 में या फिर कॉलेज में भी, कि कैसे इनकम को रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई स्टॉक को कैसे करते हैं, जैसे कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, उसी तरह से देखो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट ग्रांट को किस तरह से हम लोगों को रिकॉग्नाइज्ड करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं रिकॉग्निशन। तो रिकॉग्निशन कैसे होगा, when there is a reasonable assurance that the enterprise will comply with the conditions attached with them. Second, the grant will be received. ठीक है, अब हम लोग कब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिसिप्ट ग्रांट को रिकॉग्नाइज्ड कर सकते हैं, दैट्स मीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखो बोल रहा है व्हेन देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस, अगर हमें इस तरह का एश्योरेंस मिल जाता है, किस बात पे रीजनेबल एश्योरेंस मिलना चाहिए, द एंटरप्राइज विल कंप्लाई विद द कंडीशन अटेस्ट विद देम, मतलब जो ग्रांट इन्होंने ग्रांट लिया है उसके लिए अगर इन्होंने जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, मतलब ग्रांट तभी मिलेगा अगर हम लोग मतलब जो सर्टेन कंडीशंस रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, वो अगर हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ फ्यूचर में भी फुलफिल करने का बात होता है, तो अगर मान लो हम लोग नहीं किए वो, तो फिर ग्रांट रिफंड भी मांग लिया जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से बोल रहा है कि द एंटरप्राइज विल कंप्लाई, एंटरप्राइज को एट पर होना पड़ेगा विद द कंडीशन अटेस्ट विद देम। अगर एंटरप्राइज ऐसा कर रहा है कि हाँ, जो भी उनका जो मतलब कंडीशंस था गवर्नमेंट की तरफ से, उसके साथ एक्ट पर हो रहा है, इस तरह का अगर रीजनेबल एश्योरेंस हम लोग को मिल रहा है, तो हम लोग ग्रांट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और ग्रांट विल बी रिसिप्ट। और अगर ग्रांट मिल गया है, अगर मिला नहीं है तो कैसे दिखाएंगे, मिलना चाहिए, लेकिन तभी मिलेगा अगर हम लोग जो सर्टेन कंडीशंस है उसे फुलफिल कर रहे, तभी मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ बेसिक पॉइंट कि गवर्नमेंट ग्रांट जो एज 12 हम लोग स्टार्ट किए हैं, कि गवर्नमेंट का मतलब इसमें क्या क्या होता है, ग्रांट का मतलब क्या होता है, रिकॉग्निशन कैसे करेंगे। तो गवर्नमेंट का मतलब क्या था, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल गवर्नमेंट। ठीक है, इसके जैसे कि नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी, इंटरनेशनल लेवल पे जैसे कि हु। ठीक है, इसके अलावा जो भी सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब तो है ही। ठीक है, गवर्नमेंट मतलब तो ये दोनों ही पहले दिमाग में आता है, फिर लोकल लेवल भी और इंटरनेशनल लेवल भी। और ग्रांट का मतलब होता है बेसिकली असिस्टेंस, जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलता है, कैश में भी मिल सकता है, काइंड में भी मिल सकता है। लेकिन कोई कोई भी ग्रांट किसी को भी मिल जाए ऐसा नहीं होता है, अगर जो सर्टेन उस ग्रांट को रिसीव करने का कुछ सर्टेन कंडीशंस होता है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर वो फुलफिल हो रहा है, या तो हो चुका है या तो फ्यूचर में होगा, ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट के तरफ से ग्रांट मिल सकता है। ठीक है, तो ग्रांट को हम लोग सब्सिडी भी बोलते हैं, इंसेंटिव भी बोलते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक, इस तरह का अलग अलग नाम भी होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो चैप्टर मतलब जो करेंगे ना, तो यहाँ पर हम लोग को ज्यादातर जो लैंग्वेज है गवर्नमेंट ग्रांट ही यूज होगा, सब्सिडी वगैरह कम ही यूज होगा। ठीक है, अगर होता भी है तो समझ जाओगे, मैंने लिखवा दिया।
रिकॉग्नाइज्ड कब करना है? पहला बात है कि रिकॉग्नाइज तब होगा अगर हम लोग एट पर कंप्लाई विद कंडीशंस हो रहे हैं, तब जाके हम लोग रिकॉर्ड करने का हमारे पास राइट्स जनरेट होगा, और उसके साथ साथ ग्रांट रिसिप्ट होना चाहिए, तब हम लोग रिकॉर्ड कर पाएंगे। अच्छा, अब हम लोग एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है? उस चार्ट के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। अच्छा, और एक चीज भी देख लेते हैं, एक्सक्लूजन लिखवा देते हैं यहाँ पर। एक्सक्लूजन, पहला, कहाँ कहाँ ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होता है? दिस स्टैंडर्ड इज नॉट डील विथ। गवर्नमेंट को हम इस तरह से शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है? GOVT। गवर्नमेंट असिस्टेंस अदर देन इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फिर हो जाएगा गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन द ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है? ये स्टैंडर्ड कहाँ डील नहीं कर सकता है, मतलब ये स्टैंडर्ड कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा? तो देखो क्या लिखा है मैंने, एक बार सेकंड वाला पहले बता दे। गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन द ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइज, मतलब जिस एंटरप्राइज को क्या मिल रहा है, ग्रांट मिल रहा है, उसका ओनर अगर गवर्नमेंट खुद है तो नहीं होगा ना। हम लोग खुद ही खुद को सब्सिडी दे रहा है ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हैं। एक एंटरप्राइज है, वो गवर्नमेंट से सब्सिडी ले सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सब मतलब एंटरप्राइज गवर्नमेंट से सब्सिडी ले रहा है, वो खुद ही अगर उसमें गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन है, जैसे होता है ना गवर्नमेंट कंपनी 50% से ज्यादा, या फिर सब्सिडियरी होल्डिंग रिलेशन है, जो भी है, किसी भी तरह से अगर गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन इनकर्ड है उस एंटरप्राइज में, तो इसको ग्रांट नहीं मानेंगे ना। फिर ग्रांट कैसे हुआ? तो इसका मतलब गवर्नमेंट खुद ही खुद को हेल्प कर रही है, तो ग्रांट तो नहीं हुआ। तो अगर इस तरह का कंडीशंस है तो ये वाला स्टैंडर्ड जो है यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो, फिर बोला है गवर्नमेंट असिस्टेंस अदर देन इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ये वाला पॉइंट जो है ये बोल रहा है कि हम लोग को असिस्टेंस जो है गवर्नमेंट से ही मिलना चाहिए, तभी जाके हम लोग इसको मानेंगे कि ये हम लोग का मतलब इस स्टैंडर्ड के अंदर आएगा। अगर किसी और से मिल रहा है तो ये स्टैंडर्ड के अंडर जो है कवर नहीं होगा, ठीक है? अदर देन इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, सॉरी ये लिखना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर हो जाएगा गवर्नमेंट असिस्टेंस अदर देन इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट जो मिलता है उसके अलावा अगर गवर्नमेंट कोई असिस्टेंस कर रही है, गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब कैश या काइंड में कुछ मिलना, इसके अलावा अगर कुछ दिया जा रहा है तो स्टैंडर्ड में इंक्लूड नहीं होगा। या तो कैश में हेल्प होना चाहिए या तो काइंड में हेल्प होना चाहिए, इसके अलावा नहीं होगा, ठीक है? इसके अलावा किसी और तरीके से अगर हो रहा है तो फिर वो इस स्टैंडर्ड में जो है एप्लीकेबल नहीं हो सकता। अच्छा, अब जो हम बोल रहे थे कि कैसे हम लोग का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो चेक करते, देखो यहाँ पर लिखेंगे अकाउंटिंग फॉर ब्रैकेट में असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट इन कैश काइंड टू एंटरप्राइज फॉर compliance with certain conditions।
अब इस पे ना हम लोग क्या करेंगे, 4 पार्ट करेंगे इसका, ठीक है, 4 पार्ट्स में से डिवाइड करेंगे। तो लिखने के लिए जगह लेकिन रखना पड़ेगा, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, हम इधर शिफ्ट कर जाएंगे, तो तुम लोग उस हिसाब से अपना पेज में जगह रखो। पहला पॉइंट लिख लेते हैं, फिर सेकंड पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट है रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, अब इसके नीचे जगह रखना पड़ेगा, इसके नीचे 2 मेथड आएगा, ठीक है, मेथड 1 मेथड 2, फिर मेथड 2 डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में। अच्छा, नेक्स्ट लिखेंगे रिलेटेड टू रेवेन्यू। इसमें ज्यादा जगह का जरूरत नहीं है, एक ही पार्ट होगा, इसमें आगे एक ही पार्ट होने वाला है। फिर थर्ड नंबर पे लिखेंगे प्रोमोटर्स कंडीशंस, सॉरी कंट्रीब्यूशंस, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशंस। नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट। इसमें आगे जाके 2 पार्ट होगा, ठीक है, लेकिन इसके जैसा उतना बड़ा नहीं होगा। बस आगे यहाँ पर और कुछ नहीं करना है। अब इसमें जो भी लिखना है इसके आगे आगे लिखना पड़ेगा। अच्छा, फिर यहाँ पर लिखेंगे, इसका 2 पार्ट हो जाएगा, मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 2 में फिर 2 पार्ट होगा। मेथड 1 में डिडक्शन फ्रॉम, इसमें लिखना पड़ेगा डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट। ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट्स। अच्छा, मेथड 2 में 2 पार्ट हो जाएगा, डेप्रिशिएबल एसेट, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। डेप्रिशिएबल एसेट, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। डेप्रिशिएबल एसेट्स, और इसमें हो जाएगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स। अच्छा, अब डेप्रिशिएबल, अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है तो यहां पर लिखेंगे कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व। और अगर डेप्रिशिएबल एसेट है तो डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम ब्रैकेट में सिस्टमेटिक बेसिस दैट इज रेशियो ऑफ डेप्रिशिएशन। रेशियो ऑफ डेप्रिशिएशन, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट दे दिया मैंने, ये पार्ट सिर्फ इसी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। और ये हो गया ये वाला नॉन डेप्रिशिएबल एसेट कैपिटल रिजर्व। अच्छा, अब इस पे लिखेंगे, देखो रिलेटेड टू रेवेन्यू, इसका हो जाएगा अदर इनकम और डिडक्शन फ्रॉम अदर इनकम और डिडक्शन, अदर इनकम और डिडक्शन फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंसेस, फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंसेस। अच्छा,
इसमें क्या लिखेंगे, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन में लिखना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व कैपिटल रिजर्व कांट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कांट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड nor considered as deferred income ऐसे कर देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा कि किस पार्ट के लिए क्या लिखा हुआ है। अच्छा, और ये वाला लास्ट पॉइंट, नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट, इसका 2 पार्ट हो जाएगा। कंसेशनल रेट और फ्री ऑफ कॉस्ट। कंसेशनल रेट में लिखेंगे एक्विजिशन कॉस्ट। बस ये इतना ही रहेगा, ठीक है। अब आज हम लोग देखो ये वाले पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये वाले पॉइंट के ऊपर कि रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो इसके अलावा भी और एक चार्ट है, वो भी बना लेते हैं, तो उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन जो है करना स्टार्ट करेंगे। तो ये एक बन गया, ऐसा ही और एक बनेगा रिफंड ऑफ ग्रांट, ठीक है। रिफंड ऑफ ग्रांट, इस पे एक चार्ट बनाएंगे। रिफंड ऑफ ग्रांट, ब्रैकेट में लिखेंगे टू बी ट्रीटेड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी item as per AS5, ठीक है। तो AS5 जो होता है, जो है नहीं, ठीक है, मतलब वो नॉर्मली ग्रुप 2 में ही होता है। तो AS5 के हिसाब से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है वहां पर बोला हुआ रहता है, ठीक है। अब देखो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो हम लोग कैश फ्लो करते हैं कभी, ठीक है, मतलब जो लोग अभी भी कर रहे हो, जिनका है सिलेबस में, जिनका नहीं है बाद में करोगे, या फिर 12 में किए हो, तो वहां पर तुम लोग देख सकते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिखा हुआ रहता है। बट हम लोग को वो सब ट्रीट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जब तक इसके बारे में नहीं पता होता है ना, तब तक मतलब क्वेश्चन उस लेवल का नहीं रहता है कि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ट्रीट करना पड़े। चाहे वो मतलब अगर किसी का इंटर में है उनका देख लो, या फिर अगर 12 में तुम लोग करते हो तो वहां पर भी इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऐसे क्वेरीज रहता है ना कि क्या होता क्या है। जैसे देखो, अगर ग्रांट को हमें रिफंड करना पड़े फॉर सम सर्टेन, फॉर सम रीजन, ठीक है, रीजन बताएंगे। नॉर्मली क्या होता है ना, रीजन मेन यही होता है कि जो कंडीशंस के बदले ग्रांट मिला था, वो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं कर रहा है वो एंटरप्राइज, तो गवर्नमेंट बोल सकती है मेरा पैसा वापस करो, ठीक है, मैंने तो तुम्हें इसलिए दिया था। तो ये होता है रिफंड। अगर रिफंड करना पड़ता है तो इसे बोला जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। तो ये हम लोगों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो हम लोग कभी नाम सुनते हैं तो वो मतलब हो जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है। अच्छा, अब इसका हम लोग 3 पार्ट करेंगे। अच्छा, पहला हो जाएगा रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट, रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट्स। दूसरा हो जाएगा रिलेटेड टू रेवेन्यू,
तीसरा हो जाएगा प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। इसमें भी दो मेथड आ जाएगा, मेथड 1 और मेथड 2। if method 1, if method 2, अच्छा मेथड 2 होगा तो आगे फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, डेप्रिशिएबल एंड नॉन डेप्रिशिएबल। इसका दो पार्ट लिखवा देते हैं पहले। इसमें हम लोग का दो पार्ट आ जाएगा। पहला, इंक्रीज बुक वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज बुक वैल्यू ऑफ एसेट। प्रोवाइड depreciation of revised book value prospectively। फिर डेप्रिशिएबल एसेट, डेप्रिशिएबल एसेट होने से यहाँ पर फर्स्ट यूटिलाइज, यूटिलाइज ये यू लिखा है मैंने, यूटिलाइज अनएमोटाइज्ड deferred credit excess transfer to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और नॉन डेप्रिशिएबल में रिड्यूस कैपिटल रिजर्व। अच्छा, अब रिलेटेड टू रेवेन्यू, इसमें क्या लिखना है? फर्स्ट यूटिलाइज एमोटाइज्ड, फर्स्ट यूटिलाइज अनएमोटाइज्ड deferred credit excess transferred to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये वाला हो जाएगा रिड्यूस कैपिटल रिजर्व, रिड्यूस कैपिटल रिजर्व। बस ठीक है।
अब देखो हम लोग का मेन जो ट्रीटमेंट करने के लिए यही दो चीज चाहिए, ये जस्ट एक नॉलेज के लिए कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। मेनली ये दो चार्ट में सारा चीज लिखा हुआ है, ये जो है इसके ऊपर फॉलो करके ही हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लेंगे, ये रटना नहीं है, ये जिस लिखाया हुआ है इसी के थ्रू से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखो हम बता देते हैं आज हम लोग कौन सा वाला पढ़ेंगे, इसी से मेनली क्वेश्चन आता है। ठीक है, बाकी जो है ये 3 पॉइंट, ये देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, ये सबसे उतना क्वेश्चन नहीं बनता है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इसी से क्वेश्चन आएगा। यानी रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट, अगर स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट के लिए हम लोगों को कोई ग्रांट मिला है तो क्या होगा। ठीक है, फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए। अच्छा, इसके बाद अगर वो ग्रांट हमें बाई चांस रिफंड करना पड़ता है, तो ये देखो फिक्स्ड एसेट वाला, उसमें वहां भी हम लोगों ने दो मेथड देखा था, यहाँ पे तो जो मेथड ट्रीट कर रहे हैं, जैसे मान लो अगर हम लोग मेथड 1 ट्रीट कर रहे हैं और उसके रिगार्डिंग हमें रिफंड करना है तो क्या फॉलो करना पड़ेगा, और अगर हम लोगों ने मेथड 2 फॉलो किया था, उस पर 2 पार्ट था, डिप्रिशिएबल नॉन डिप्रिशिएबल, तो यहाँ पर भी देखो उस पर 2 पार्ट बना हुआ है। अब एक एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अब एक एग्जाम्पल लेते फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल के हिसाब से देखो, पहले मेथड 1 का एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल, मेथड 1 के हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर हम लोग को गवर्नमेंट ग्रांट मिला है और हम लोग को बोला गया था कि किस लिए मिला है, स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए, और अगर हम लोग मेथड 1 फॉलो कर रहे हैं तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, अब मेथड 1 फॉलो करना है कि 2 फॉलो करना है, वो क्वेश्चन हमें बताएगा। अगर हम लोग मेथड 1 फॉलो करें तो क्या होगा। अब इंफॉर्मेशन कैसे दिया हुआ है, सपोज मशीन परचेज, मशीन, ये कौन है, ये है एबीसी लिमिटेड, ये कंपनी है। ठीक है, इसने मशीन परचेस किया है कितने का, सपोज 150 लाख का। ठीक है, और गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट जो मिला है वो है 50 लाख का, और मशीन का जो लाइफ है, लाइफ ऑफ मशीन, ये है हम लोग का 10 इयर्स, और डेप्रिसिएशन जो चार्ज करना है वो है अंडर एसएलएम, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, अगर हम लोग मेथड 1 फॉलो कर रहे हैं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, अच्छा अब देखो अगर हम लोग मेथड 1 फॉलो कर रहे हैं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा। अगर हम लोग मशीन परचेस किए हैं और हम लोग को ग्रांट मिला है, मेथड 1 क्या बोल रहा है, बोल रहा है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट। देखो तुम लोग अपने कॉपी में लिखे होगे जरूर, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट बोल रहा है कि एसेट के ग्रॉस वैल्यू से उस ग्रांट के वैल्यू को डिडक्ट कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा, इससे हमें क्या पता चलेगा, नेट कैश फॉर, नेट कैश आउटफ्लो, नेट कैश आउटफ्लो फॉर कंपनी, आउटफ्लो फॉर कंपनी कितना होगा फिर। ये देखो 150 लाख का उन्होंने कैश आउटफ्लो किया था, लेकिन अगर उसी मशीन को खरीदने गए और गवर्नमेंट से ग्रांट मिला है 50 लाख, तो नेट कैश आउटफ्लो हो गया 100 लाख। ये मैंने माइनस ही क्यों किया, क्योंकि मेथड 1 बोल रहा है कि अगर हम लोग मेथड 1 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो रूल्स हमें बोल रहा है कि एसेट के ग्रॉस वैल्यू से उस रिसिप्ट जो ग्रांट का वैल्यू है उसे डिडक्ट कर देना है, तो डिडक्ट कर दिया। अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, डेप्रिसिएशन पर एनम कैसे हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो यूजफुल लाइफ तो 10 इयर्स है। ठीक है, अच्छा स्क्रैप में मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो 0, कुछ होगा तो लिख देंगे। ओरिजिनल कॉस्ट कौन सा ले, वैसे तो एसेट का कॉस्ट 150 है, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट कौन सा लेना पड़ेगा, क्योंकि ग्रॉस वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसिप्ट ग्रांट से कम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग को AS12 बोल रहा है हमें 100 लाख लेना पड़ेगा, ना कि 150 लाख। ठीक है, क्योंकि हमें कितने का पड़ा, जैसे मान लो ये तो ग्रांट मिला तो हमारे एसेट का वैल्यू कम हो गया, या फिर मान लो कुछ रिबेट डिस्काउंट मिलता है तो हम लोग डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू मिलता है उसी पे ना एसेट का वैल्यू को ट्रीट करते हैं। जैसे मान
मान लो 100 रुपए का एसेट 5% का डिस्काउंट मिला, तो हम लोग वो वैल्यू को लेस करते हैं ना, तो उसी तरह से हो रहा है यहाँ पर। तो अगर हमें बोल दिया गया है कि एसेट के वैल्यू को, इसका मतलब क्या है, इस ट्रीटमेंट का मतलब है हम लोग अपने एसेट के वैल्यू को कम दिखा सकते हैं, मतलब उतने में रिकॉर्ड करेंगे जितना हमारा कैश आउटफ्लो होगा, नेट कैश आउटफ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना बन गया, डेप्रिसिएशन बन गया 10 लाख पर एनम, ठीक है, 10 लाख पर एनम हो गया। अब इसको कैसे ट्रीट करेंगे, पीएल में, और कैसे ट्रीट करेंगे बैलेंस शीट में। तो इसके बाद अगर ईयर एंड में हम लोग पीएल या बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो कैसे दिखेगा, पीएल में तो डेप्रिसिएशन दिखेगा, टू डेप्रिसिएशन बोल के 10 लाख दिखेगा, ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट में क्या दिखेगा, बैलेंस शीट में जो मशीन खरीदा गया है उसका कॉस्ट, नेट कॉस्ट दिखेगा, यानी ये वाला 100 लाख माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, कौन सा, ये वाला 10 लाख, तो यहाँ पर कितना वैल्यू दिखेगा, 90 लाख वैल्यू दिखेगा, ठीक है। ये हम लोग का कौन सा हो गया, मेथड 1 हो गया, ये तो मैंने जस्ट समझाया। इसी के ऊपर हमारा क्वेश्चन आएगा जहां पर हम लोग को जर्नल एंट्री करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब मेथड 2, मेथड 2 में दो पार्ट है, डेप्रिशिएबल एसेट, नॉन डेप्रिशिएबल। अभी हम डेप्रिशिएबल का ही बात करेंगे क्योंकि मैंने एग्जांपल जो है यही वाला फिर से लेंगे हम, ठीक है। तो मशीन एक फिक्स्ड एसेट है और ये डेप्रिशिएबल एसेट है। तो अगर हम लोग मेथड 2 फॉलो कर रहे हैं और हम लोग का एसेट डेप्रिशिएबल है, तब हम लोग इसको डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करेंगे और हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस इनकम को रेशियो के डिप्रिसिएशन में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कैसे होगा, अभी इस एग्जांपल से ही समझते हैं। अगर हम लोग मेथड 2 फॉलो करेंगे तो हम लोग का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, यहाँ पर दिखाते हैं। मेथड 2, ठीक है, यहां पर भी लिखते हैं एबीसी लिमिटेड परचेज मशीन फॉर 150 लाख ग्रांट रिसीव 50 लाख लाइफ ऑफ मशीन 10 years, मतलब जो यूजफुल लाइफ बोला जाता है, और स्क्रैप 0, ठीक है। हम वही वाला रख रहे हैं, सेम एग्जांपल ही रख रहे हैं, बस ट्रीटमेंट हम लोग मेथड 2 से करके देखेंगे कि क्या फर्क होता है। डेप्रिसिएशन ऑन एसएलएम करना है, ठीक है। तो अगर हम लोगों को बोल रहा है कि हम लोग को इस ग्रांट को डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करके दिखाना है, देखो वही लिखा है डेफर्ड इनकम, उसके बाद ये नीचे वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहले ये जो लिखा हुआ है डेफर्ड इनकम, इसका पहले ट्रीटमेंट करके दिखाएंगे, फिर ये वाला जो ब्रैकेट में है ये बता रहे डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करना है। इनकम क्या है, ग्रांट है, ग्रांट को डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करना है, मतलब एसेट से ग्रांट का वैल्यू को हमें यहाँ पर लेस नहीं करना है, ठीक है। तो क्या ट्रीटमेंट होगा, इसका मतलब हम लोग को दिखाना है कि अगर ऐसा ट्रीटमेंट होता है तो पीएल बैलेंस शीट कैसे दिखेगा। तो सबसे पहला बात है कि डेप्रिसिएशन पर एनम कितना हो जाएगा एसएलएम मेथड पे, ओरिजिनल कॉस्ट फिर एसेट का 150 लाख ही रहेगा, क्योंकि ये इससे डिडक्ट करने के लिए परमिशन नहीं मिल रहा है अगर मेथड 2 करते हैं, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू 0 है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 है, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन हो गया 15 लाख पर एनम, ठीक है। अच्छा, अब ये कहां पर दिखेगा, ये तो पीएल में दिखेगा, टू डिप्रिशिएशन बोल के 15 लाख, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला था, देखो हम लोग को डेफर्ड इनकम दिखाना है, ठीक है। हम लोग को जो ग्रांट रिसिप्ट हो रहा है उसको कैसे ट्रीट करना है, डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। तो डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करने का मतलब है कि हम लोग इस इनकम को रिसीव अभी हुआ है लेकिन इसको हम लोग एक पीरियोडिक वे में दिखाएंगे, मतलब जैसे डेप्रिसिएशन अगर 15 लाख हो रहा है तो 15 लाख करके पर एनम करके दिखा रहे हैं ना, तो अगर एसएलएम मेथड में करते तो 15 होते होते ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा एक टाइम पे जाके। लेकिन क्या अभी 150 लाख लिख दे, मतलब 15 लाख करके अगर 10 साल का होगा तो 150 लाख होगा ना। तो हम लोग को क्या करना है, पीरियोडिक वे में डिस्ट्रीब्यूट करते जाना है। सिमिलरली अगर इनकम दिखा रहे हैं तो वो रेवेन्यू की तरह हो जाता है ना, तो अगर इनकम दिखा रहे हैं तो हमें पीएल में डेफर्ड इनकम दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या दिखाएंगे, बाई डेफर्ड, ऐसे लिखेंगे, ये क्रेडिट साइड है पीएल का, बाई डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट,
ये इनकम ट्रीट होगा, जैसे ये एक्सपेंस ट्रीट होता है डेप्रिसिएशन, ये इनकम ट्रीट होगा। ऐसा कौन बोल रहा है? AS12 बोल रहा है। अगर हम लोग मेथड 2 फॉलो करें तो डेफर्ड इनकम दिखाएंगे, तो इनकम पीएल के क्रेडिट साइड में होता है, इसीलिए मैंने इनकम को पीएल के क्रेडिट साइड में दिखा दिया। लेकिन वैल्यू पता करना पड़ेगा ना कि कितने से रिकॉर्ड करेंगे। तो वही चीज बोल रहा है कि जिस रेशियो में डेप्रिसिएशन राइट ऑफ हो रहा है उसी रेशियो में इनकम भी राइट ऑफ होना चाहिए। तो इनकम कितना है? 50 लाख। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 50 लाख, जैसे डेप्रिसिएशन पर एनम तो वैसे ही हो जाएगा डेफर्ड इनकम पर एनम। ये कैसे होगा? देखो अब हम लोग को क्या करना है, इसे यहाँ पर अब ये नीचे जो ब्रैकेट में मैंने लिखा था वो पार्ट अभी हमारा काम आएगा। सिस्टमेटिक बेसिस में करना है, ऐसे कुछ भी नहीं कर देना है। मतलब दैट इज रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के रेशियो में। तो हर बार डेप्रिसिएशन कितना होगा? 10 10 10 10 10 करके होगा, मतलब 1:1:1:1:1 इस तरह से होगा 10 बार, है ना। तो अगर 10 बार होता है तो 1/10 हो जाएगा, ये वाला 10 बाई होता है मतलब 1/10 हो जाएगा, मतलब बेसिकली 10 से डिवाइड होगा। देखो अगर हम लोग 15 लाख सॉरी 15 लाख है, यहाँ पर 15 लाख करके डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग कैसे चार्ज कर रहे हैं? डिवाइडेड बाई 10 करके। हम 10 बता दिए गलती से, 15 लाख आया है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 10 करके, तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, 10 से ही डिवाइड कर देंगे तो भी हम लोगों का हो जाएगा। तो ये देखो 50 लाख इनकम को जैसे डेप्रिसिएशन को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है वैसे ही हम लोग इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये हम लोग का हो गया 5 लाख। ठीक है, ये हम लोग का कितना हो जाएगा? 5 लाख हो जाएगा। तो ये देखो अगर रेशियो करते हो तो भी होगा, क्योंकि 15 लाख करके कितना सारा डेप्रिसिएशन होगा? 15 लाख करके 10 बार, तो 1:1:1 करके 10 बार, तो 1/10 हुआ ना। ठीक है, तो उसी तरह से ये देखो यहाँ पर 1 अगर 10 बार होगा तो 1/10 ही ना होगा, तो 1/10 करो या फिर 10 से डिवाइड करो, बात तो बराबर है। तो 5 लाख हो गया। अब यहाँ पर रिकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? 5 लाख का। ठीक है, अब बैलेंस शीट कैसा दिखेगा? देखो बैलेंस शीट दिखाते हैं। बैलेंस शीट हम लोग का कैसे दिखेगा? अब बैलेंस शीट में मशीन का वैल्यू हम लोग का कितना दिखेगा? मशीन कितने का था? मशीन था 150 लाख, और यहां से क्या लेस होगा? सिर्फ डेप्रिसिएशन लेस होगा। कितना? 15 लाख। तो ये हो जाएगा माइनस करने से 135 लाख हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जो ग्रांट हम लोग का बच जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने राइट ऑफ मतलब डेफर्ड इनकम 5 लाख दिखाए लेकिन रिसिप्ट तो 50 लाख है, तो बाकी 45 लाख किधर दिखाना चाहिए? वो इधर लाइबिलिटी के तौर पे दिखेगा, क्योंकि स्पेसिफिक फंड है ना। तो अगर हमें मिला है ये वाला पैसा, तो उसमें से अगर 5 लाख हम लोग अभी तक राइट ऑफ किए, जैसे मशीन का होता है एसेट का वैल्यू सिर्फ 15 लाख राइट ऑफ किए, तो वो पीएल में गया। अब ये इनकम है तो क्रेडिट साइड में, ये एक्सपेंस था तो डेबिट साइड में। बाकी 45 लाख का हम लोग क्या दिखाएंगे? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, ये दिखाएंगे। ठीक है, अब एक चीज देखो ध्यान से, ये कैसे आया ये भी हम बता देते हैं। ये हम लोग का इस तरह से आ रहा है, फॉर 50 लाख माइनस 5 लाख, है ना। ये इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पर चाहो तो लिख लो 50 लाख, और ये हो गया यहाँ पर माइनस राइट ऑफ 5 लाख। तो ये नेट करके 45 लाख नीचे लिख देते। ठीक है, नेट करके हम लोग का आ जाएगा 45 लाख। अब एक चीज ध्यान से देखो, अगर हम लोग ये दोनों साइड को एडजस्ट करें ना, मतलब इतना एक्सपेंस इतना इनकम, तो दोनों एडजस्ट होके 10 लाख दिखेगा। देखो ये पीएल डायरेक्टली 10 लाख ही दिख रहा था, तो दोनों ट्रीटमेंट अलग अलग है लेकिन नेट इफेक्ट एक ही जैसा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 10 लाख क्यों दिखा पा रहे थे? क्योंकि हम लोगों ने पहले ही एसेट के वैल्यू को कम कर दिया था रिसीव्ड अमाउंट ऑफ ग्रांट से, यहाँ पर इसीलिए 10 लाख आ रहा था। बाकी ये दोनों का भी तुम लोग एडजस्ट करके देखो 10 लाख ही दिखेगा, इधर ज्यादा हो रहा है तो 10 लाख डिप्रिशिएशन दिखेगा। मतलब जो एसेट के लिए हम लोगों ने ग्रांट रिसिप्ट किया है उस पे 15 लाख का डिप्रिशिएशन लगा है, लेकिन उस पे 5 लाख का इस साल हम लोग ग्रांट भी रिसिप्ट किए हैं, 5 लाख दिखा रहे हैं इस साल। ठीक है, बाकी ऐसे पड़ा हुआ है, मतलब हम लोग हर साल के हिसाब से दिखाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 लाख। अब ये देखो एसेट 135 लाख का हमारा अभी कॉस्ट आ रहा है, और इसके अकॉर्डिंग इसके हिसाब से अभी भी हमारे पास 45 लाख का ग्रांट पड़ा हुआ है। तो 135 माइनस 45 करके देख लो कितना आता है। 135 माइनस 45, 135 माइनस
45, तो देखो यहाँ पर आ रहा है 90। देखो यहाँ पर एसेट का वैल्यू 90 दिख रहा था नेट करके, ठीक है। तो दोनों ट्रीटमेंट अलग है, ठीक है। ये दो अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो एंटरप्राइज जो भी फॉलो करेगा, लेकिन यहाँ पर जो ओवरऑल नेट इम्पैक्ट जो है वो वैसे ही आएगा जैसे मेथड 1 में आ रहा था, ठीक है। नेट इम्पैक्ट जो है मेथड 1 और 2 का सेम रहेगा। अच्छा, अब ये हम लोगों ने दोनों पॉइंट किस पे किया, हम लोगों ने ये दोनों पॉइंट जो है डेप्रिशिएबल और डेप्रिशिएबल एसेट पे किया। देखो ये सॉरी ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने ये जो पॉइंट किया ये डेप्रिशिएबल के किया, लेकिन मेथड 2 पे अगर कोई नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है उसका अलग ट्रीटमेंट होगा। लेकिन मेथड 1 अगर फॉलो कर रहे हैं तो उस पे डेप्रिशिएबल हो या नॉन डेप्रिशिएबल हो, दोनों पे ही ऐसे होगा, ठीक है। डेप्रिशिएबल हो या नॉन डेप्रिशिएबल हो, दोनों पे एक ही जैसा ट्रीटमेंट होगा, लेकिन मेथड 2 पे नॉन डेप्रिशिएबल होगा तो अलग हो जाएगा, ठीक है। हम वो भी दिखा देते हैं। अगर हम लोग मेथड 1 कर रहे हैं और हमारा नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। मेथड 1, ठीक है, और हम लोग का क्या है, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स है। अच्छा, और नॉन डेप्रिशिएबल एसेट जैसे कि लैंड ले लेते हैं, ठीक है। लैंड जो है वो एप्रिशिएबल होता है, डेप्रिशिएबल नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं लैंड, कॉस्ट ऑफ लैंड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लैंड। अब लैंड जो है ये एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। अब एक लैंड खरीदा गया है जिसका कॉस्ट है सपोज 150 लाख, वही वाला एग्जांपल ले रहे हैं, और हम लोग को ग्रांट रिसीव्ड हुआ है सपोज 50 लाख। अगर हम लोग मेथड 1 फॉलो करें, मेथड 1 में तो एक ही बात बताया है कि जो भी ग्रांट रिसीव्ड होगा उसको डिडक्ट कर दो, डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द एसेट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नेट कैश आउटफ्लो ऑफ कंपनी, जैसे ये एबीसी लिमिटेड ही लिख देते हैं। तो 150 लाख माइनस 50 लाख, तो ये हो गया 100 लाख, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, अब पीएल और बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट आएगा वो चेक कर लेते हैं। तो ये देखो पीएल और यहाँ पर बैलेंस शीट, मुझे बताओ क्या पीएल में कुछ लिखना पड़ेगा? अभी तुम लोग बोलो, मैंने तो इतना देर से बहुत सारा चीज बोला, बोलो पीएल में क्या लिखे, बोलो पीएल में क्या लिखेंगे? कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, करेक्ट। यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये इसका यहाँ पर नो ट्रीटमेंट, क्यों क्यों नहीं होगा बताओ? यहाँ पर हम लोग क्या लिखते थे मेथड 1 के हिसाब से, मेथड 2 के हिसाब से तो पीएल के डेबिट क्रेडिट दोनों में लिखते थे, लेकिन मेथड 1 के हिसाब से पीएल में सिर्फ डेप्रिशिएशन दिखाते थे। जब है ही नॉन डेप्रिशिएबल एसेट तो यहाँ पर पीएल में इस चीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। बाकी अगर कंपनी का कुछ है तो हो सकता है, बाकी तो होगा ही और वो सब आएगा। हम नो ट्रीटमेंट जो लिखे वो इसके रिगार्डिंग लिखे एज नो डेप्रिशिएशन, ठीक है। तो डेप्रिशिएशन है ही नहीं तो कैसे लिखेंगे? लेकिन बैलेंस शीट में तो दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे ना अपने एसेट के वैल्यू को। बोलो बैलेंस शीट में एसेट का वैल्यू यानी जो लैंड है वो कितने में दिखेगा? 100 लाख। 100 लाख में दिखेगा, ठीक है। इसमें हमें 150 नहीं लिखना है, वही तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 100 लाख हो गया। अब अगर यही नॉन डिप्रिशिएबल एसेट खरीदा गया है और मेथड 2 फॉलो कर रहे हैं, उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। मेथड 2 नॉन डिप्रिशिएबल एसेट्स, परचेज कॉस्ट ऑफ लैंड 150 लाख, ग्रांट 50 लाख, ठीक है। अच्छा, अब देखो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट जब है तो हम लोग डेफर्ड
गवर्नमेंट ग्रांट, ये वाला जो वर्ड है ये भी यूज नहीं कर पाएंगे। देखो नॉन डेप्रिशिएबल है तो डेप्रिशिएशन पुट नहीं होगा, ये समझ गए। लेकिन जो हम लोग यहाँ पर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट बोल के इसको हम लोग दिखा रहे थे ना, ये भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, डेप्रिशिएशन के रेशियो पे। अब जब डेप्रिशिएशन ही नहीं लगेगा तो इसे हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ठीक है, तो हम लोग अभी जो वर्ड होता है डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, डेफर्ड मतलब जितना जितना हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेफर्ड का मतलब होता है खत्म करना। एक्चुअली डेफर्ड का मतलब होता है एक सर्टेन पीरियड, ओवर द पीरियड किसी चीज को खत्म करने को बोला जाता है डेफर्ड। जैसे देखो ये इनकम, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब हो जाएगा 5 लाख करके एक सर्टेन पीरियड में जाके ये पूरा 50 लाख राइट ऑफ हो जाने वाला है। लेकिन हम लोग इसमें नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हम लोग इसको पीएल में नहीं दिखा सकेंगे, क्योंकि लैंड जो है डेप्रिशिएशन होता ही नहीं है। तो अगर लैंड डेप्रिशिएशन नहीं होगा तो फिर उसका डेफर्ड इनकम भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वो तो कैलकुलेट करना पड़ता है डेप्रिशिएशन के रेशियो के हिसाब से। तो फिर क्या करना पड़ेगा, पहले देख लो यहाँ पर क्या बोला है। करना क्या है, बोल रहा है कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो यहाँ पर भी अगर हम लोग पीएल बनाएंगे तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। यहाँ पर भी अगर हम लोग पीएल बनाएंगे तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। नो ट्रीटमेंट as no depreciation and यहां पर क्या हो जाएगा, deferred government grant can't used। ठीक है, ये वर्ड ही हम लोग यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये वर्ड ही हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड का मतलब ही होता है किसी चीज को ओवर द पीरियड खत्म करना। अब हम लोग तो लैंड का वैल्यू को ओवर द पीरियड खत्म नहीं कर सकते है ना, तो क्योंकि इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा है तो फिर इसको भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो सिर्फ बैलेंस शीट में दिखा पाएंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे, एक तो लैंड का वैल्यू दिखाएंगे जो कितने में दिखेगा 150 लाख, क्योंकि इसका तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा है। अब 50 लाख को कैसे दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे कैपिटल रिजर्व, क्योंकि क्वेश्चन हमें बोल रहा है इसको डायरेक्टली कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। जो भी ग्रांट मिल रहा है उसको भी हम लोग ओवर द पीरियड राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। लैंड नॉन डिप्रिशिएबल एसेट है तो इसको भी हम लोग डिप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं, ना तो होगा डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन नहीं होगा तो उसका रेशियो भी नहीं बनेगा, रेशियो नहीं बनेगा तो ग्रांट को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो फिर ग्रांट को क्या बोल के दिखाएंगे, ग्रांट को दिखाएंगे कैपिटल रिजर्व बोल के। ठीक है, इसको हम लोगों को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो था मेरा एग्जाम्पल्स छोटा छोटा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन किस तरह से होगा, एक क्वेश्चन दिखाते हैं, देखो इलास्ट्रेशन 1। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, जेड लिमिटेड परचेज ए फिक्स्ड एसेट, जेड लिमिटेड परचेज ए फिक्स्ड एसेट फॉर 50 लाख, 50 लाख से एक फिक्स्ड एसेट खरीदा है, विच हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 इयर्स, जिसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 5 इयर्स, विथ ए सैल्वेज वैल्यू ऑफ 5 लाख। यहाँ सैल्वेज दिया है। ठीक है, सैल्वेज का ट्रीटमेंट तो मैं पता है, मैंने एग्जाम्पल में नहीं लिया, कोई बात नहीं, अभी इसको कर लेंगे। ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट गवर्नमेंट ग्रांटेड इट ए ग्रांट फॉर 10 लाख। तो जब ये फिक्स्ड एसेट परचेज हुआ है तो इनको जेड लिमिटेड को एक ग्रांट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से जो कि 10 लाख का है। अब हमें अभी तक नहीं पता कि क्या ट्रीटमेंट करे। ठीक है, इतना पता है स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट पे ही ग्रांट मिला है। क्यों, कैसे पता चला, फिक्स्ड एसेट लिखा हुआ है ना, और बाकी मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन बाकी अगर तुम लोग थोड़ा सा भी ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर मैंने क्या क्या लिखा है, रेवेन्यू, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट, ये सब पॉइंट आया ही नहीं, फिक्स्ड एसेट का ही पॉइंट आया है। ठीक है, आज हम इसी का पॉइंट का ही क्वेश्चन लेंगे। फिर भी तुम लोग क्वेश्चन पढ़ के देखोगे तो जरूर समझ में आएगा कि कौन सा ग्रांट दिया, बोल ही दिया है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट रिगार्डिंग एक ही पॉइंट है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर फर्स्ट 2 इयर्स इफ, ये देखो ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ द ग्रांट अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। बोलो कौन सा मेथड यूज करने के लिए बोल रहा है, हमारे चार्ट के हिसाब से कौन सा मेथड यूज करने के लिए बोल रहा है, मेथड 1। मेथड 1। ठीक है, मेथड 1 यूज करने के लिए बोल रहा है तो हम लोग मेथड 1 यूज करेंगे। अब हम लोग को यहाँ पर करना क्या पड़ता है, हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने जैसे एग्जांपल दिखा है वैसे नहीं करना है, मतलब वो तो मैंने समझाने के लिए किया। ऐसा क्वेश्चन जब दिया हुआ रहता है, बोल दिया है ना, देखो जर्नल एंट्रीज बोला भी है, बोलेगा नहीं तो समझ में कैसे आएगा करना क्या है। ये देखो जर्नल एंट्री करना है, वो भी 2 साल के लिए। ठीक है, तो हम दिखाते हैं, देखो कैसे।
अच्छा ये खत्म हो गया। In the books of Z Limited, year, particulars, debit, credit. अच्छा, फर्स्ट ईयर में पहला एंट्री क्या होगा, जब हम लोग फिक्स्ड एसेट परचेस कर रहे हैं वो वाला एंट्री लिखना पड़ेगा। यहाँ पर सारा एंट्री लिखेंगे परचेस से लेके ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर देखो फिक्स्ड एसेट परचेस हुआ है, तो पहला एंट्री क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू बैंक 50 लाख। यहाँ पर 50 लाख ही लिख देते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते हो तो इन टर्म्स ऑफ लाख लिखना पड़ेगा ऊपर। बीइंग फिक्स्ड एसेट परचेस्ड। अच्छा ये सब में लेकिन नैरेशन लिखना होता है, ठीक है, क्योंकि जर्नल एंट्री है तो पूरा कंप्लीशन के साथ ही आंसर देना पड़ेगा। हम एक ही नैरेशन लिख के दिखाएंगे आगे का क्वेश्चन में, और नहीं लिखेंगे, तुम लोग खुद लिख लो। यहाँ पर हो जाएगा फिक्स्ड एसेट परचेस, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये पहला हो गया, ये ईयर 1 का हम लोग एंट्री कर रहे हैं, ईयर 1 का पहला एंट्री, ठीक है। इसके बाद करते जाएंगे, ये पॉइंट ए दे दिया, फिर पॉइंट बी दे देते हैं। फिक्स्ड एसेट परचेस हो गया, उसके बाद बोल रहा है कि एसेट का यूजफुल लाइफ बता दिया, सैल्वेज बता दिया, और जब परचेज हुआ तो ग्रांट भी मिला है, तो ग्रांट मिलने का एंट्री क्या होगा, ग्रांट मिलने से एंट्री ऐसे होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा कितना मिला है, 10 लाख। अच्छा अब ये हम लोग का रूल्स क्या है मेथड 1 में, कि हम लोगों को एसेट के वैल्यू को उतने से कम कर देना है जितने का ग्रांट मिला है, ठीक है। इसका नरेशन लिखवा देते, एक का लिखवाएंगे, बोले बीइंग ग्रांट, ये लिखना जरूरी है, किसी और से ग्रांट लेने से नहीं होता, गवर्नमेंट ग्रांट रिसिप्ट। अब हम लोग करते क्या है, मैंने क्या ट्रीटमेंट दिखाया मेथड 1 का, कि ग्रांट का वैल्यू से एसेट का वैल्यू कम हो जाएगा। अगर एसेट का वैल्यू कम होगा तो फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट करेंगे टू फिक्स्ड एसेट्स, कितना है 10 लाख, और ग्रांट जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, क्रेडिट हुआ था वो डेबिट हो जाएगा, यूटिलाइज कर ले रहे हैं। अच्छा इसमें बीइंग, यहाँ पर लिख देते हैं नरेशन क्या लिखे, ये वाला पॉइंट लिखने से ही हो जाएगा, ये बात लिखने से, बीइंग डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट, बीइंग एसेट एडजस्टेड, ऐसे लिख देते, बीइंग वैल्यू ऑफ एसेट एडजस्टेड, वैल्यू ऑफ एसेट एडजस्टेड विथ ग्रांट, एडजस्टेड विथ ग्रांट, ठीक है। अब ये दो एंट्री जो मैंने लिखा है ना, ये अभी अभी जो मैंने दो एंट्री लिखा, मतलब ये बी और सी, ये मैंने दो एंट्री दिखा दिया, लेकिन हम लोग इसका एक एंट्री भी पास कर सकते, ठीक है। तो दो एंट्री हम बार बार नहीं करेंगे, ये मैंने डिटेल्स में करने के लिए बता दिया। नॉर्मली इसका डायरेक्ट नेट एंट्री हम लोग कर सकते हैं इस तरह से, बैंक टू फिक्स्ड एसेट, हमें ये दो एंट्री में पार्ट करने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। वैसे देखो तो सही बात है कि दो एंट्री होगा, अगर चाहो तो इसको शॉर्टकट भी हम लोग कर सकते हैं, ये भी चलेगा। तो बैंक टू फिक्स्ड एसेट मतलब डायरेक्टली 10 लाख 10 लाख, मतलब ये 3 की जगह दो एंट्री हो जाएगा। ये देखो ये वाला ग्रांट और ये वाला ग्रांट कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर बैंक टू फिक्स्ड एसेट इस तरह से हो जाएगा, तो ये भी कर सकते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन से ऐसे भी करेंगे, ठीक है, ताकि जल्दी हो जाए। और ऐसे भी एग्जाम में कर सकते हो, और जैसा भी दिखा है वैसे भी कर सकते हो, दोनों में नंबर मिलेगा, ठीक है। ये हो गया कि हम लोग का फिक्स्ड एसेट का वैल्यू हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया। अच्छा
अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो डेप्रिसिएशन चार्ज होने से एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। नहीं मशीन है कि फिक्स्ड एसेट है, नाम क्या है, फिक्स्ड एसेट है। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। अब डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन कितना होगा, ठीक है। हम ये साइड में दिखा देते हैं, तुम लोग वर्किंग नोट करके कर लेना, ठीक है। डेप्रिसिएशन कैसे होगा, ये डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसएलएम है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें बता दिया है एसएलएम है। हम यहाँ पर साइड में करके दिखाते हैं कितना होगा डेप्रिसिएशन चार्ज। अब देखो एसेट का वैल्यू तुम लोग भी बता सकते हो मुझे डेप्रिसिएशन कितना होगा। यहाँ पर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है, सैल्वेज वैल्यू 5 लाख है, ठीक है। तो सैल्वेज है 5 लाख, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 5, ये तो पक्का हो गया, ऐसे होगा। अब यहाँ पर कॉस्ट कौन सा देंगे, देख लो एंट्री से अच्छे से समझ में आता है। कॉस्ट था पहले 50 लाख, और अगर कॉस्ट 10 लाख से कम हो गया तो नेट करके देख लो 40 लाख हो गया, है ना। वही तो हमें करना है, एसेट का वैल्यू हम लोगों को उस तरह से ही डिसाइड करना है। अगर हम लोग मेथड 1 फॉलो करेंगे तो 40 लाख माइनस 5 लाख, तो ये हो गया 35 लाख बाई 5 लाख, ठीक है। सॉरी बाई 5 ईयर्स, 35 लाख बाई 5 ईयर्स। इसका मतलब ये हो गया हम लोगों का 7 लाख। हाँ 7 लाख। तो डेप्रिसिएशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 लाख। ये तुम लोग वर्किंग नोट में कर लो, ठीक है। हम यहीं पर दिखा दिए 7 लाख हो गया। अच्छा अब डेप्रिसिएशन कहाँ पर चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन हम लोग का पीएल में चार्ज हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ये पूरा करके हमें दिखाना पड़ेगा। मैंने जो समझाया था ना पीएल तक, ये देखो यही चीज को हमें पूरा करना है पीएल तक, ठीक है। तो पीएल तक दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गया डेप्रिसिएशन 7 लाख, 7 लाख। अच्छा बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ईयर 1 का हो गया। क्वेश्चन में हमें 2 साल का दिखाने के लिए बोला था। अब ये था मेरा ईयर 1, अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे ईयर 2, और ये कितना नंबर एंट्री है, ई नंबर, ईयर 2, और ये मेरा एंट्री था ई। अच्छा अब ईयर 2 में क्या होगा, ईयर 2 में क्या होगा, डेप्रिसिएशन लगेगा और पीएल लगेगा। देखो अभी तो फिक्स्ड एसेट खरीद नहीं रहा है कि एसेट का एंट्री करे, ना तो ग्रांट मिल रहा है, ग्रांट मिल चुका है, ग्रांट तो ओवरऑल एडजस्ट भी हो चुका है। अब क्या होगा, अब एंट्री डी और ई जो है वो रिपीट होगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। और क्योंकि एसएलएम मेथड है तो यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन 7 लाख ही होगा, और हमें कैलकुलेट करने का जरूरत भी नहीं है। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड टू फिक्स्ड एसेट, और नेक्स्ट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन हम लोग का देखो कंप्लीट हो गया, ये वाला क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया और कुछ नहीं करना पड़ेगा। इलास्ट्रेशन 1 कंप्लीट। अब इलास्ट्रेशन 2 देखो क्या बोल रहा है, जेड लिमिटेड परचेज ए फिक्स्ड एसेट फॉर 50 लाख, मतलब वही सेम क्वेश्चन, ठीक है। जेड लिमिटेड परचेज ए एसेट फॉर 50 लाख व्हिच हैज द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 इयर्स, एक ही बात है, सेम बात बोल रहा है, विद द सैल्वेज वैल्यू 5 लाख। तो यहाँ तक क्वेश्चन पहले जैसा ही है। ऑन परचेज ऑफ एसेट गवर्नमेंट ग्रांट इट एट ए ग्रांट ए ग्रांट फॉर 10 लाख। अच्छा तो इनको वही 10 लाख का ग्रांट मिला है, अगेन सेम बात बोल रहा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर फर्स्ट 2 इयर्स, यहाँ चेंज दिखेगा बस। इफ द ग्रांट इज ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम, मतलब मेथड 2। अब सेम क्वेश्चन जो भी अभी हम लोगों ने किया, इसको हम लोगों को मेथड 2 में करके दिखाना है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, इलास्ट्रेशन 2 सेम क्वेश्चन है, बस मेथड 2 से करना है, मेथड 2 से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर भी सेम, पहले ईयर 1
ईयर 1 में फिक्स्ड एसेट परचेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50 लाख। अब और नरेशन नहीं लिखेंगे, लेकिन एग्जाम में नरेशन लिखना जरूरी है, ठीक है। तो नरेशन लिखना पड़ेगा बीइंग फिक्स्ड एसेट परचेज। अब अगर ग्रांट मिल रहा है तो ये मेथड 2 है, ये मेथड 1 नहीं है। ग्रांट मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ग्रांट को ऐसे फिक्स्ड एसेट में दिखाएंगे। पहले ग्रांट रिसिप्ट का एंट्री कर सकते हैं, ग्रांट रिसिप्ट हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे, ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब इस ग्रांट को हम लोग क्या लिखते हैं, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट कब लिखते हैं, जब मेथड 1 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रांट का कोई जो है फर्दर राइट ऑफ नहीं होगा, ये एडजस्ट हो जाता है एक ही बार में कॉस्ट ऑफ एसेट के साथ। लेकिन जब हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आगे तो ये डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर नाम जो है इसके आगे डेफर्ड जोड़ देना चाहिए, तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 10 लाख, ठीक है। 10 लाख का ग्रांट मिल गया। अब क्या होगा, अब देखो जैसे यहाँ पर हुआ था, ग्रांट का एडजस्टमेंट होने के बाद डिप्रिशिएशन, यहाँ एडजस्टमेंट नहीं होगा तो अब डिप्रिशिएशन तो लगेगा, क्योंकि एसेट खरीदा है तो डिप्रिशिएशन लगेगा। तो अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा एंट्री, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। लेकिन यहाँ पर वैल्यू निकालना पड़ेगा, डेप्रिशिएशन कितना होगा। अब अगर यहाँ पर देखो फिक्स्ड एसेट कितने में दिख रहा है, 50 लाख ही दिख रहा है, कोई एडजस्टमेंट तो हमें दिख नहीं रहा है एंट्री से भी, ठीक है। लेकिन एंट्री भी तभी सही कर पाएंगे ना अगर हम लोग को रूल्स पता होगा। तो 50 लाख का एसेट है, 5 लाख का सैलवेज वैल्यू है, 5 ईयर्स है, तो यहाँ पर 45 लाख डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 9 लाख करके, 9 लाख पर एनम डिप्रिशिएशन होगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट चार्ज हो जाएगा टू डिप्रिशिएशन। अब इसके बाद भी यहाँ पर एक पॉइंट बाकी रहेगा, क्या हम लोग को पीएल में डेफर्ड इनकम भी दिखाना पड़ेगा। ये देखो मेथड 2 में हम लोगों ने क्या किया था, पीएल में क्या दिखाना पड़ेगा, डेफर्ड इनकम भी दिखाना पड़ेगा। तो उसका एंट्री क्या होगा, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएल, है ना। तो वही वाला एंट्री यहाँ पर करेंगे कि ग्रांट जितना है उसको भी हम लोग डिप्रिशिएशन रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा, ग्रांट का जितना भी वैल्यू है वो कम हो जाएगा, कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तभी तो हम लोगों ने 2PL बोल के दिखाया था, तो ये हो गया 2PL। यहाँ पर लिखेंगे डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा, इसका हम नरेशन लिख देते हैं क्योंकि पहले ऐसा नहीं किया हम लोगों ने। बीइंग प्रोपोर्शन ग्रांट मतलब गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है। तो गवर्नमेंट लिखना जरूरी होता है। टेकन या फिर ट्रांसफर टेकन टू पीएल अकाउंट, ऐसे लिखना पड़ेगा इसका नरेशन। अब ये कैसे ट्रांसफर होगा, ग्रांट का कितना वैल्यू है, ग्रांट है 10 लाख, ठीक है। 10 लाख को डेप्रिशिएशन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया 10 लाख और डेप्रिशिएशन को डिवाइडेड बाई 5 किया तो सेम रेशियो यहाँ पर भी डिवाइडेड बाई 5 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2 लाख। यहाँ पर लिखेंगे 2 लाख, 2 लाख हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ग्रांट को ट्रांसफर कर दिया। अब ईयर 2, क्योंकि यहाँ पर भी 2 साल का एंट्री करने के लिए बोला, ईयर 2 में पहला एंट्री क्या होगा, देखो एसेट परचेज भी नहीं हो रहा है, ग्रांट भी रिसीव नहीं हो रहा है, ये सब तो ईयर 1 में ही हो गया। हाँ, डेप्रिशिएशन होगा, पीएल में ट्रांसफर होगा और ग्रांट भी राइट ऑफ होगा नेक्स्ट ईयर भी, और सेम अमाउंट हो जाएगा। तो डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट टू पीएल, सॉरी डेप्रिशिएशन टू पीएल,
गलत बोल दिए, पीएल टू डेप्रिसिएशन, उल्टा बोला जा रहा है तब से, पीएल डेबिट टू डेप्रिसिएशन। और यहाँ पर ग्रांट वाला एंट्री, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएल, लेकिन डेफर्ड लिखना पड़ेगा, अगर सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट लिख दोगे तो वो सही नहीं होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9 और 2 लाख। देखो यहाँ पर डेप्रिसिएशन तो स्ट्रेट लाइन मेथड पे है, तो यहाँ 9 लाख ही होगा। और डेप्रिशिएट रेशियो पे, डेप्रिसिएशन के रेशियो पे अगर हम लोग का ग्रांट डेफर्ड हो रहा है, मतलब राइट ऑफ हो रहा है, तो फिर वो भी तो एसएलएम मेथड पे ही चलता जाएगा, तो अगेन क्या हो जाएगा, 2 लाख। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। अच्छा, इलास्ट्रेशन 1 और 2 कंप्लीट हो गया। अच्छा, इलास्ट्रेशन जो 3 है वो अलग पॉइंट पे है, मतलब फिक्स्ड एसेट पे नहीं है शायद। ठीक है, ये कुछ अलग पॉइंट है, ये अभी हम लोग नहीं करेंगे। फोर्थ वाला भी कुछ अलग ही है। ठीक है, फोर्थ वाला भी अभी नहीं करते, चलो ये सब बाद में करेंगे जब वो सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। फिफ्थ नंबर ये वाला नहीं, ये भी थोड़ा सा अलग है, ये भी हम लोग का फिक्स्ड एसेट पे नहीं है। हाँ, सिक्स्थ नंबर वाला हम लोग करके देख सकते हैं, सिक्स नंबर वाला शायद फिक्स्ड एसेट पे ही है। हाँ, फिक्स्ड एसेट पे है, बोल रहा है कि लेकिन ये ना रिफंड के ऊपर है आई थिंक। हाँ, रिफंड के ऊपर है। ठीक है, तो रिफंड के ऊपर है, ये हम लोग एक एग्जाम्पल से पहले हम समझाएंगे, उसके बाद ही ये वाला क्वेश्चन कर सकेंगे। अच्छा, इसके बाद ये भी रिफंड के ऊपर है, ग्रांट आफ्टर, ये भी रिफंड के ऊपर है। 9th नंबर हो जाएगा, चलो 9th नंबर वाला देखते हैं। A Limited purchased a machine for 40 lakh, useful life 4 years and residual value 8 lakh. Grant receipt 16 lakh. So the journal entries to be passed at the time of refund of grant in the 3rd year, and what value of asset if grant is credited to fixed asset, if grant is deferred grant, deferred grant. ठीक है, हम समझाते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है ए लिमिटेड ने एक मशीन परचेस किया है जो कि 40 लाख का है, और उसका यूजफुल लाइफ जो है वो 4 इयर्स का है। ठीक है, और रेसिडुअल वैल्यू कितना है, 8 लाख का है, और इसके रिगार्डिंग ग्रांट रिसिप्ट हो रखा है। ग्रांट का वैल्यू जो है वो हम लोग का बोल रहा है 16 लाख का है। ठीक है, अच्छा अब क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि जर्नल एंट्री हमें दिखाना है अगर एट द टाइम ऑफ रिफंड, मतलब कौन सा पॉइंट आ गया पता है, जर्नल एंट्री अभी हमें ये सब रिसिप्ट के ऊपर नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि एट द टाइम ऑफ रिफंड, मतलब ये वाला पॉइंट अगर रिफंड करना पड़ रहा है तो इस पे भी इतने सारे कंडीशंस है। ठीक है, कि रिफंड कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट है। अब देखो ये तो फिक्स्ड एसेट ही था, मशीन तो फिक्स्ड एसेट होता है क्योंकि हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट परचेस किया था। ठीक है, ये देखो रेवेन्यू है, ये प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, मैंने ये सब पॉइंट डील नहीं किया तो आज वो सब क्वेश्चन लेंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी देख लो यहाँ पर कैसे पहचानोगे एग्जाम में क्वेश्चन को। यहाँ पर बताया है मशीनरी, यानी स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट का ही बात हो रहा है। तो अगर हम लोगों को ये ग्रांट का पैसा रिफंड करना पड़ रहा है तो अब क्या ट्रीटमेंट होगा, अगर जो ग्रांट हम लोगों ने लिया था वो हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट में क्रेडिट किया था, मतलब हम लोगों ने ऐसे किया था गवर्नमेंट ग्रांट टू फिक्स्ड एसेट, मतलब अगर हम लोगों ने मेथड 1 फॉलो किया था, ग्रांट जब रिसीव्ड हुआ था तब अगर मेथड 1 फॉलो किया था तो रिफंड के टाइम पे क्या करेंगे, और बोल रहा है इफ ग्रांट इज क्रेडिटेड टू डेफर्ड ग्रांट, तो डेफर्ड से ही तो पता चल जाएगा मेथड 2, अगर हम लोगों ने मेथड 2 फॉलो कर रखा था और अगर अभी पैसा रिफंड करने का बात आ रहा है तो फिर क्या एंट्री होगा। और पहला बात है कि रिफंड क्यों करते हैं, रिफंड इसलिए करते हैं, मैंने पहले ही बोला कि जो भी कंडीशंस के वजह से ग्रांट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वो फुलफिल नहीं हुआ है, या फ्यूचर में जो होना चाहिए था अगर नहीं किया गया है, तो इस तरह का कंडीशन जो है जनरेट होता है। अब रिफंड कैसे करना पड़ता है, रिफंड जो है वो पूरा भी करना पड़ सकता है, पार्शियली भी करना पड़ सकता है। जैसे देखो 16 लाख ग्रांट मिला था, अब 16 लाख भी रिफंड पूरा करना पड़ सकता है, कम भी करना पड़ सकता है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन से कैसे समझेंगे कि क्या रिफंड करना पड़ेगा, कितना रिफंड करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में अगर मेंशन कर दिया है कि 16 लाख में कितना रिफंड करना पड़ेगा तब तो फॉलो द क्वेश्चन, और अगर कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हम लोग क्या करेंगे,
फुल रिफंड मानेंगे, ठीक है। तो रिफंड जो है पार्शियली फुल्ली दोनों ही हो सकता है। हम एक बार लिखवा देते हैं ये वाला पॉइंट भी, यहाँ पर लिखवा देते हैं। देखो इलास्ट्रेशन 9 करेंगे। रिफंड जो है वो हम लोग का फुल भी हो सकता है, इन पार्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो कब क्या मानेंगे? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है देन फुल, ठीक है, फुल रिफंड मानो। इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइड, अगर क्वेश्चन में बता दिया है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉलो द क्वेश्चन, फॉलो द क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा अब देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। हाँ पहले ये बता देते हैं अगर रिफंड होगा तो रूल्स क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसका ट्रीटमेंट भी देखेंगे। देखो अगर मेथड 1 फॉलो होगा तो इंक्रीज बुक वैल्यू ऑफ एसेट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑफ रिवाइज्ड बुक वैल्यू प्रोस्पेक्टिवली, ठीक है, इसका मतलब भी समझाएंगे। और अगर मेथड 2 फॉलो कर रहे थे और डेप्रिशिएबल एसेट था, जो कि है क्योंकि हम लोग को बोला गया है कि ये डेप्रिशिएबल एसेट है क्योंकि ये मशीन है, तो बोला गया है, मतलब क्या हम लोग का प्रीवियस जो हम लोग पढ़ते हैं बचपन से उसके नॉलेज से तो बता सकते हैं ना कि मशीन जो है उस पर डिप्रिशिएशन लगता है। अब ये तो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि मशीन पे डिप्रिशिएशन होता है कि नहीं होता है। फर्स्ट यूटिलाइज अनएमोर्टाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट एक्सेस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, यहाँ एक कॉमा होगा। अब देखो कैसे ट्रीटमेंट होगा। इलस्ट्रेशन 9, पहले पॉइंट 1 करते हैं। ग्रांट इज क्रेडिटेड टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। इफ ग्रांट इज credited to फिक्स्ड एसेट अकाउंट, अगर ऐसा ट्रीटमेंट हुआ था रिसिप्ट के टाइम पे तो क्या एंट्री होगा, ठीक है। अच्छा सबसे पहले हम लोग एकदम स्टार्टिंग से एंट्री करेंगे, ठीक है, मतलब परचेज से लेके, तो ईयर वन में पहला एंट्री, तो एसेट परचेज हुआ 40 लाख का, तो एंट्री क्या होगा? मशीन टू बैंक, क्योंकि बता दिया है एसेट का नाम है मशीन। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 40 लाख। मशीन अकाउंट डेबिट टू 40 लाख, ठीक है, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 40 लाख हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ग्रांट रिसिप्ट हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट, हम इसको नेट एंट्री कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मैंने डिटेल्स दिखाया था, बैंक टू ग्रांट मतलब गवर्नमेंट ग्रांट, फिर गवर्नमेंट ग्रांट टू फिक्स्ड एसेट, हम लोग चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बैंक टू मशीन, ठीक है, बैंक टू मशीन। ये मैंने नेट कर दिया, देखो मैंने बताया था, अगर तुम लोग को लगता है कि 2 बार करके करने से आसानी से समझ में आता है तो करके देख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक पॉइंट स्किप कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कितना जो है हम लोग को ग्रांट मिला है? 16 लाख का। सिक्सटीन लाख का ग्रांट मिल गया। अच्छा अब नेक्स्ट देखो सी पॉइंट, अब हम लोग क्या करेंगे? डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे, तो डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। अब डेप्रिशिएशन का वैल्यू क्या होगा? देखो एसेट कितने का था? 40 लाख, और उससे कितना लेस हो गया? 16 लाख, तो एसेट का वैल्यू हो चुका है 40 लाख माइनस 16 लाख। ये क्या हो गया है? कॉस्ट माइनस क्या करना पड़ता है? स्क्रैप। स्क्रैप देखते हैं, स्क्रैप बताया था इस क्वेश्चन में, स्क्रैप बोला था हम लोग का 8 लाख। रेसिडुअल वैल्यू जो है वो 4 इयर्स बोल रखा है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 40 माइनस 16 माइनस 8, 40 माइनस 16 माइनस 8, तो ये हो गया 16 लाख बाई 4 यानी 4 लाख, ठीक है। तो डेप्रिशिएशन जो है ये 4 लाख करके हो रहा है, पहले साल ये 4 लाख का डेप्रिशिएशन लग गया। फिर ये डेप्रिशिएशन कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा? पीएल में हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन। तो 4 लाख से पीएल में डेप्रिशिएशन चार्ज हो गया। यहाँ पर तो कोई डेफर्ड इनकम वाला बात नहीं आएगा, अब होता है बैलेंस शीट, लेकिन हम लोग को क्या करने बोला है यहाँ पर देखते हैं। एट द टाइम ऑफ रिफंड ऑफ
द ग्रांट इन द थर्ड ईयर, ठीक है, ग्रांट का रिफंड थर्ड ईयर हो रहा है, मतलब ये तो ईयर 1 हुआ है, अभी फिर ईयर 2 का एंट्री करेंगे, फिर ईयर 3 में रिफंड दिखाएंगे, तो ईयर 1 कंप्लीटेड। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे ईयर 2 का एंट्री, तो ईयर 2 में क्या क्या एंट्री होगा, सी और डी जो है वो रिपीट हो जाएगा, और तो कुछ नहीं होगा, ना तो हम लोग एसेट खरीद रहे हैं, ना तो ग्रांट मिल रहा है, अभी सिर्फ डेप्रिसिएशन और पीएल में उसका ट्रांसफर, और डेप्रिसिएशन भी सेम होगा। देखो जो इंफॉर्मेशन है वो हमें एसएलएम करने का ही परमिशन दे रहा है, तो एज्यूम्ड की डेप्रिसिएशन जो है एसएलएम पे लगेगा, इस तरह के डेटा से तो कभी डब्ल्यूडीवी वगैरह होता नहीं है, ठीक है, ये सब तुम लोग 11 में या फाउंडेशन में करना चाहिए, ठीक है, फिर भी अगर नहीं की याद है हम बता देते हैं, जिन लोगों ने इसके पहले नहीं किया या फिर याद नहीं है, देखो हमेशा डब्ल्यूडीवी तभी लग सकता है अगर रेट ऑफ परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है, तभी नॉर्मली हम लोग डब्ल्यूडीवी लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है, और ये जो वैल्यू दिया हुआ रहता है ना कि यूजफुल लाइफ स्क्रैप वगैरह, तो ये हमेशा एसएलएम के लिए ही बताया जाता है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 4 लाख, क्योंकि एसएलएम है तो फिर से 4 लाख का ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे, टू मशीन 4 लाख, और पीएल बी एंट्री में हो जाएगा पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ये हो जाएगा 4 लाख। अब ईयर 3 आ जाएगा, ईयर 3, ठीक है, यहाँ पर हो रहा है रिफंड, ईयर 3 में हम लोग का रिफंड हुआ है, ये वाला पॉइंट हम लोग अभी नया सीखेंगे, क्योंकि इसके पहले जो भी एंट्री किया इस क्वेश्चन पे हम लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक ये हम लोगों ने पहले भी किया है, ठीक है, अब ईयर 3 में हम लोग का रिफंड होगा। अब रूल्स देखो, रूल्स अब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पहले क्या बोल रहा है, इंक्रीज बुक वैल्यू ऑफ एसेट, हमें एसेट का बुक वैल्यू क्या कर देना है, बढ़ा देना है, ठीक है, अब ये पॉइंट तो समझ में आ रहा है, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट बढ़ाओ, तो एसेट बढ़ाने से क्या होगा, मशीन को डेबिट करना पड़ेगा, मशीन अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है, तभी तो एसेट का वैल्यू बढ़ेगा, मशीन है तो मशीन अकाउंट डेबिट कर दिया। अच्छा, अब सबसे पहले बात है कि रिफंड कर रहे हैं, रिफंड करने से बोल रहा है कि मशीन का वैल्यू बढ़ाओ, मतलब जब ग्रांट मिला तो मशीन का वैल्यू कम किया, इसका रिवर्स एंट्री डालो, जैसे ग्रांट मिल रहा है तो जब हम लोग एसेट के वैल्यू से कम कर रहे हैं, मतलब एसेट का ग्रॉस वैल्यू कम कर रहे हैं, अब इसका जस्ट रिवर्स इंपैक्ट डालना है जब ग्रांट वापस कर देंगे। हाँ, अब यहाँ पर ग्रांट फुल्ली वापस हो रहा है कि पार्शियली, देखो क्वेश्चन कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि अगर क्वेश्चन को साइलेंट रहेगा तो हम लोग मान लेंगे कि फुल अमाउंट ऑफ ग्रांट जो है वो रिफंड हो रहा है, तो 16 लाख का ही ग्रांट रिफंड हो रहा है, मतलब हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग का मशीन का जो प्राइस है वो 16 लाख से कम हो जाएगा, लेकिन हम लोगों ने 16 लाख जो रिसीव किया था उसका कंडीशन फुलफिल नहीं किया होगा, तो गवर्नमेंट हमसे पूरा 16 लाख वापस मांग रही है, तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने मेथड 1 फॉलो किया था, इसी वजह से हम लोग रिवर्स एंट्री डाल के एसेट के कॉस्ट को 16 लाख से बढ़ा देंगे और ग्रांट वापस कर रहे हैं, तो ग्रांट वापस करने का दो इंपैक्ट हो रहा है, मशीन का वैल्यू यानी फिक्स्ड एसेट का वैल्यू बढ़ जा रहा है उतने से जितने का ग्रांट रिफंड हो रहा है यहाँ पर फुल, और ये टू बैंक, इसका मतलब हो गया हम लोगों ने अपना ग्रांट जो है वो रिटर्न कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ग्रांट जो रिटर्न हो गया, इसमें लिख सकते हैं हम लोग, नरेशन चाहो तो लिख सकते हो बीइंग ग्रांट रिफंड बोल के, ऐसे करके लिख सकते हो बीइंग ग्रांट रिफंड, इसका नरेशन मैंने पहले नहीं लिखवाया तो लिखवा देते हैं। एक मिनट, लिखो तुम लोग, लिखो बीइंग ग्रांट रिफंड, हाँ बीइंग ग्रांट रिफंड। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद भी कुछ पॉइंट था, रिफंड कर दिया, फिर बोल रहा है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑफ रिवाइज्ड बुक वैल्यू प्रोस्पेक्टिवली, अब ग्रांट रिफंड कर दिया ईयर 3 में, तो क्या डेप्रिसिएशन लगना बंद हो जाएगा, एसेट तो हमारे पास ही है, तो डेप्रिसिएशन भी लगेगा और वो डेप्रिसिएशन पीएल में भी जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होना चाहिए, नेक्स्ट एंट्री डेप्रिसिएशन का होना चाहिए, लेकिन बात ये है कि डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड, ठीक है, और सी पॉइंट में हम लोग इस डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
डेप्रिशिएशन, ठीक है। अब देखो कितना डेप्रिशिएशन चार्ज होगा, ये चीज हम लोगों को समझना पड़ेगा। उसके लिए हम बना के देते हैं एक वर्किंग यूनिट, ठीक है। पहले देखो हम लोग का कॉस्ट कितना था एसेट का। सबसे पहले हम लोग का एसेट का कॉस्ट आ रहा था 40 लाख, ठीक है। फिर उससे हम लोगों ने ग्रांट को माइनस कर दिया था। हम एकदम स्टार्टिंग से कंडीशन दिखा रहे क्या हो रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने ग्रांट को यहाँ से एडजस्ट किया 16 लाख का, तो हम लोग का एसेट का वैल्यू आ गया था 24 लाख, ठीक है। एसेट का वैल्यू 24 लाख आ गया था। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने 24 हो रहा है तो 40 माइनस 16, हाँ 24 हो रहा है, ठीक है। 24 और यहाँ पर 8 लाख का स्क्रैप वैल्यू था, 8 लाख का स्क्रैप वैल्यू था। लेकिन यहाँ पर हम लोग का कितना हुआ अभी, ये माइनस कर दिया हम लोगों ने, और स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद डेप्रिसिएशन कितना आ रहा था, ये हो गया था, कैसे करके दिखाए इसका, 4 लाख करके डेप्रिसिएशन आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ से लेस करते हैं डेप्रिसिएशन। इस कॉस्ट पे पहला बार हम लोग का डेप्रिसिएशन कितना लगा, 4 लाख, ठीक है। अब ये 4 लाख कैसे आया था, 24 लाख माइनस यहाँ से करेंगे हम लोग जो स्क्रैप वैल्यू, ये तो पहले भी मैंने करके दिखाया, 8 लाख और डिवाइडेड बाय 4 करने से हम लोग का डेप्रिसिएशन आ गया। तो एसेट का वैल्यू कितना बचा था, 20 लाख, ठीक है। एसेट का वैल्यू, एक मिनट, हाँ 20 लाख बचेगा। एसेट का वैल्यू बचा 20 लाख, ये ईयर 1 में हुआ, ठीक है। फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ ईयर 2 में, और वो भी कितना हुआ, 4 लाख हुआ। तो एसेट का वैल्यू कितना बचा, यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। एसेट का वैल्यू हम लोग का बचा 16 लाख, ठीक है। अब ईयर 3 ये हो गया ईयर 2, ठीक है। ये ईयर 1 ये ईयर 2, ये कंडीशन ही चल रहा था, देख लो 2 बार 4 लाख का डेप्रिसिएशन लगा। अब ईयर 2 में क्या हुआ, ईयर 2 में हम लोगों ने मशीन के वैल्यू को कितने से बढ़ाया, 16 लाख से। ये क्या दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये मशीन का बचा हुआ वैल्यू ही तो है। अगर कॉस्ट 40 लाख था, ग्रांट इतना रिसीव हुआ था, एक काम करें इसको थोड़ा सा ना अलग तरीके से दिखाते तो अच्छे से समझ में, ये ठीक है अगर लिख लियो तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर ना एक ही लाइन में लिखना चाहते ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आए, इसीलिए ये इधर नहीं करवाना चाह रहे हम। यहाँ पर लिखते देखो, कॉस्ट है यहाँ पर 40 लाख माइनस 16, जब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे तो इसी हिसाब से कर रहे थे ना, 24 लाख। फिर लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन ईयर 1 का, ठीक है। तो ये हो गया 4 लाख, तो 20 लाख बचा था एसेट का वैल्यू। फिर डेप्रिसिएशन ईयर 2, तो यहाँ पर 4 लाख, तो ये कितना हो जाएगा, 16 लाख। अब ईयर 3 में जब डेप्रिसिएशन चार्ज करने जाएंगे उसके पहले हम लोग को बोला गया फंड रिफंड करो। इम्पैक्ट देखो, मशीन का वैल्यू 16 लाख से बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर ऐड कर दो रिफंड, रिफंड होने के वजह से, ठीक है। कितना बढ़ जाएगा, 16 लाख। 16 लाख से बढ़ के ये 32 लाख हो गया। ये क्या हो गया, ये अभी एसेट का वैल्यू हो गया। देखो यहाँ पर वही बोल रहा है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑफ रिवाइज्ड बुक वैल्यू प्रोस्पेक्टिवली। रिवाइज्ड बुक वैल्यू क्या हो गया, 16 लाख, हम लोग के हिसाब से 16 लाख था एसेट का वैल्यू, लेकिन अगर रिफंड कर रहे हैं तो वहां पहले इम्पैक्ट बोला कि रिफंड करो, और उसके बिहाफ में रिफंड जब कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट क्या है, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट बढ़ाओ, तो एसेट का बुक वैल्यू बढ़ गया। तो रिवाइज्ड बुक वैल्यू ऑफ द एसेट ये हो गया, ये 32 लाख क्या हो गया, रिवाइज्ड बुक वैल्यू ऑफ एसेट। ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, रिवाइज्ड बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। अब रिवाइज्ड बुक वैल्यू ऑफ द एसेट जो आएगा उस पे हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा प्रोस्पेक्टिवली, ठीक है। एक होता है रेट्रोस्पेक्टिवली, एक होता है प्रोस्पेक्टिवली। तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में प्रोस्पेक्टिवली बोला गया है। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि अब यहाँ पर जो कंडीशन है, आज का जो कंडीशन है, इस प्रेजेंट डे का जो कंडीशन है, इसके हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाओ। मतलब 32 लाख जो हुआ है इसके हिसाब से हम लोग को डेप्रिसिएशन लगाना है। अब डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, यहाँ पर काउंट करते हैं। देखो अब डेप्रिसिएशन पर एनम कैसे होगा, एसएलएम मेथड में होगा। अब ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 32 लाख है। स्क्रैप वैल्यू तो वही है, इसमें तो कोई चेंज बोला नहीं है। और कितने साल जो है बचे हुए हैं उससे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है।
प्रोस्पेक्टिवली का मतलब वही होता है जो हो गया सो हो गया। हम लोग बोलते हैं ना जो हो गया उसे भूल जाओ, आज का देखो, तो जो हो गया सो हो गया। अभी देखना है, वैसे 4 साल था, 4 साल में 2 साल तो बीत गया, अभी बचा कितना है, 2 साल बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये माइनस करने से 32 माइनस 8, 24 लाख डिवाइडेड बाय 2 यानी 12 लाख हो जाएगा। तो अभी डेप्रिसिएशन कितना करके लगेगा, ये जो मैंने यहाँ पर जगह छोड़ रखा है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का 12 लाख करके। अब से डेप्रिसिएशन 12 लाख करके नेक्स्ट 2 इयर्स, मतलब जिसमें से 1 साल तो लग ही गया और 1 साल 12 लाख करके डेप्रिसिएशन जो है एप्लीकेबल होगा, तभी तो 12 24 लाख जो है कंप्लीशन होगा। तो फिर से एक बार बताते हैं, अगर रिफंड हो रहा है, हम लोग मेथड 1 फॉलो कर रहे हैं, पहले है रिफंड कर दो, रिफंड करने से तो टू बैंक होगा, और रिफंड करेंगे क्रेडिट तो टू बैंक हो गया, डेबिट किसको करेंगे, बोल रहे उतने ही वैल्यू से मशीन को बढ़ा दो। देखो ये चीज यहाँ पर मैंने लिखवा रखा है, इंक्रीज कर देना है रिफंडेड अमाउंट से, मतलब पहले जितने से कम किया था उतने से ही बढ़ा दो। फिर क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है रिवाइज्ड बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। अब एसेट का वैल्यू कितना है, अगर तुम लोग 40 लाख में 16 लाख ऐड कर दोगे तो थोड़ी ना होगा, 24 लाख पे नहीं करना है। मतलब ऐसे अगर बोलोगे कि मेरा एसेट 24 लाख का था, मेरा 16 लाख ऐड हो जा रहा है तो फिर से 40 लाख का हो गया, ऐसे कैसे पॉसिबल है, क्योंकि पहले तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। तो मतलब जो भी ग्रांट मिला था वो लेस करने के बाद जो हम लोगों ने नेट वैल्यू ऑफ एसेट दिखाया था उस पे 2 साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया था, या फिर जितना भी साल होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद जब रिफंड होगा तब बचे हुए बुक वैल्यू ऑफ एसेट के साथ वो रिफंडेड वैल्यू को ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग का एसेट पे 2 बार डेप्रिसिएशन लग चुका है, कितना, ये देखो 4 लाख एक बार और ये देखो 4 लाख एक बार, मतलब 8 लाख का डेप्रिसिएशन लग चुका है। और हम लोगों ने एसेट का वैल्यू कितना माना था, 24 लाख। 24 लाख में अगर 8 लाख लग जाएगा तो बचेगा 16 लाख, रिफंड हुआ तो फिर एसेट का वैल्यू बढ़ा, तो हम बुक वैल्यू 16 है, रिफंड अमाउंट ऐड करके मतलब 16 लाख से बढ़ा दिया तो 32 लाख हो गया। अब इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, कैसे करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट अभी ये वाला होगा, तो ये माइनस स्क्रैप वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है, अगर उस पे कोई चेंजेस होगा तो वो अप्लाई होगा। डिवाइडेड बाय क्या करना है, ये भी पॉइंट टू बी नोटेड है, यहाँ पर कभी 4 मत कर दो क्वेश्चन को देख के, क्योंकि 4 साल अभी और यूजफुल लाइफ नहीं है। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब है आज जो कंडीशन है, आज ये कंडीशन है, जिस मशीन पे डेप्रिसिएशन का सिस्टम हम लोग चेंज कर रहे हैं उसका कंडीशन अगर देखे तो कंडीशन ये है कि मशीन 2 साल ऑलरेडी यूज हो चुका है और 2 साल यूज होना बाकी है, और उसका आज का वैल्यू 32 लाख है और स्क्रैप वैल्यू 8 लाख है, तो यहाँ पर 12 लाख करके डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का कैलकुलेशन का रूल्स। और एक शॉर्टकट से भी कर सकते हो, शॉर्टकट कैसे होगा देखो, अगर चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज ये भी करने से होगा। जैसे हम लोग जो डेप्रिसिएशन अभी तक चार्ज कर रहे थे, ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो 4 लाख के हिसाब से किया है, ठीक है। अब करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा, देखो बचा हुआ वैल्यू हम समझा रहे हैं, ये रिफंड वाला 16 लाख नहीं ले रहा है, ये 16 लाख जो है WDV आफ्टर 2 इयर्स हुआ, आफ्टर 2 इयर्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे ये 16 लाख पे हम लोग क्या करेंगे, 16 लाख पे अभी और 2 साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 8 लाख हो गया, ठीक है। 16 लाख पे 2 साल करके ना सॉरी ये WDV नहीं, थोड़ा सा गलत बता दिया, ये 16 लाख जो है ये है इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब ये जो है एक शॉर्टकट बता रहे कैसे करके कैलकुलेट किया जा सकता है। अब तक हम लोग 4 लाख करके डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे ये मान के कि एसेट का वैल्यू 24 लाख है, अब एसेट का वैल्यू 16 लाख बढ़ रहा है। अगर हम लोग इसको एक इंडिविजुअल अमाउंट की तरह एजम्पशन करते हैं तो 16 लाख पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 2 लाख करके लगेगा, ठीक है, सॉरी 2 साल का, जो 2 साल बचा हुआ है इस पे कितना लगेगा, 8 लाख। तो जो प्रीवियसली 4 लाख लग रहा है वो तो होगा ही, प्लस 8 लाख यानी हो गया 12 लाख। मतलब इस तरह से भी तुम लोग चाहो तो चेक करके देख सकते हो 12 लाख होगा, लेकिन ये ज्यादा लॉजिकल है, ठीक है। जो रूल्स हमें बोला है कि ऐड करना है जितने से मशीन का वैल्यू बढ़ेगा, और बाकी बचे हुए एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ पे प्रोस्पेक्टिवली, जिसका मतलब होता है स्क्रैप माइनस करने के बाद डेप्रिसिएशन लगेगा। और ये शॉर्टकट मैंने क्या बताया, डेप्रिसिएशन जैसे लग रहा है 4-4 लाख करके लगाते जाओ, लेकिन जो 16 लाख से एसेट का वैल्यू बढ़ गया और जितना टाइम बाकी है उस पे डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है देखो, 8 लाख करके। यहाँ लेकिन
कोई स्क्रैप लेस नहीं होना है, ठीक है। 16 लाख से जो एसेट का वैल्यू बढ़ गया, उस पे अगर 2 साल और एसेट ये यूज होगा तो 8 लाख करके डेप्रिसिएशन लगेगा। 4-4 लाख करके तो लग ही रहा है, तो नेक्स्ट 2 ईयर 12 लाख करके लगेगा, ठीक है। आप जैसा ठीक लगता है वैसे कर सकते हो, लेकिन ये वर्किंग नोट में ये दिखाना है, ये एक शॉर्टकट है, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा अगर हम लोग मेथड 1 फॉलो कर रहे हैं। फिर बोला है अगर डेफर्ड ग्रांट की तरह फॉलो कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगा वो बताते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, if grant is credited to deferred grant account। अच्छा, अगर ग्रांट को हम लोग डेफर्ड ग्रांट इज क्रेडिटेड टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट का मतलब अगर हम लोग मेथड 2 फॉलो कर रहे थे तो क्या होगा। बोल रहा है फर्स्ट यूटिलाइज अनएमोर्टाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट एक्सेस ट्रांसफर टू पीएल। देखो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें लिखते हैं ईयर 1 मशीन खरीदेंगे पहले, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ₹40 लाख सेम एंट्री होगा, ठीक है। मतलब ये वाला, बस ये एंट्री नहीं होगा बैंक टू मशीन, क्योंकि डेफर्ड ग्रांट ट्रीट हो रहा है तो सिर्फ ग्रांट रिसिप्ट का एंट्री होगा, बैंक टू डेफर्ड ग्रांट, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 16 लाख। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन टू मशीन। अब ऐसे में डेप्रिसिएशन कैसे लगता है, पूरे के पूरे वैल्यू पे लगेगा, मतलब 40 लाख, और अगर कोई स्क्रैप होगा तो स्क्रैप लेस कर देंगे। 8 लाख का था एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 4 इयर्स, तो ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 8 मतलब 32/4, तो ये हो जाएगा 8 लाख करके, ठीक है। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन हो जाएगा हम लोगों का 8 लाख और ये पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, और इतने ही मतलब डिवाइडेड बाय 4 करके ये ग्रांट को जो है राइट ऑफ करना पड़ेगा। अच्छा, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अगेन 8 लाख। अच्छा, फिर यहाँ पर ग्रांट डेफर्ड ग्रांट डेबिट टू पीएल, ये पीएल में ट्रांसफर होगा। अच्छा, कितना अमाउंट है ग्रांट का 16 लाख डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4, तो ये 4 लाख करके पीएल में एडजस्ट होते जाएगा, ठीक है, मतलब राइट ऑफ होते जाएगा। ये हो गया ईयर 1 का एंट्री। अब ईयर 2, क्योंकि रिफंड तो ईयर 3 में हुआ है, ईयर 2 में 3 एंट्री रिपीट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन का और उसका पीएल ट्रांसफर, ₹8 लाख और पीएल टू डेप्रिसिएशन 8 लाख, डेफर्ड वाला भी, डेफर्ड भी होगा ग्रांट, डेफर्ड ग्रांट डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएल सेम अमाउंट, क्योंकि ये तो इस तरह से ही होता है ना, मतलब हम लोगों का 4 लाख होगा। मैंने 8 लाख क्यों लिख दिया, गलती से डेप्रिसिएशन के हिसाब से लिख दिया, अमाउंट तो अलग है ना, ये डेप्रिसिएशन के हिसाब से मतलब उसके रेशियो के हिसाब से, लेकिन 4 लाख आ रहा है तो 4 लाख ही लिखना पड़ेगा। अब ईयर 3, यहाँ पर जो है नया चीज मिलेगा हम लोग को। ईयर 3 क्या बोला है देखो, फर्स्ट यूटिलाइज अनएमोर्टाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट एक्सेस ट्रांसफर टू पीएल, ठीक है। तो अगर हम लोग ग्रांट को रिफंड कर रहे हैं, पूरा रिफंड कर रहे हैं, तो
टू बैंक जो है 16 लाख, ये तो होना ही है, ये तो हम लोग किसी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर किया था, देखो अगर हम लोग का ग्रांट जाएगा तो 216 लाख होगा, लेकिन वहां मशीन को डेबिट करने बोला है। यहाँ पर बोल रहा है फर्स्ट यूटिलाइज्ड अनएमोटाइज्ड अमाउंट ऑफ ग्रांट, और उसके बाद बोल रहा है और एक्सेस जो है ट्रांसफर टू पीएल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखो क्या बोला है, एक बार पढ़ के देख लो। अनएमोटाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट, तो हम लोगों का 16 लाख का ग्रांट था, ठीक है, उसमें एमोटाइज्ड मतलब राइट ऑफ कितना हो चुका है, राइट ऑफ हो चुका है एक बार 4 लाख, फिर एक बार 4 लाख, 2 साल में 4 लाख करके यहाँ पर देखो राइट ऑफ हो चुका है। ये कितना था, 16 लाख क्रेडिट था, 4 लाख डेबिट हो गया, बचा कितना 12 लाख, फिर 4 लाख डेबिट हो गया, बचा कितना 12 से 4 माइनस कर दो 8 लाख। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अनएमोटाइज्ड अमाउंट। तो अनएमोटाइज्ड मतलब जो राइट ऑफ नहीं हुआ है, अनएमोटाइज्ड अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, यूटिलाइज मतलब हम लोगों के पास जो हम लोगों ने अनएमोटाइज्ड रखा है उसको यूज कर लेंगे इसको पे करने के लिए। तो यहाँ पर वो क्रेडिट हो रखा है तो उसे यूज करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा, उसे हम लोग कर लेंगे डेबिट। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट कितना है, 8 लाख है। ठीक है, 8 लाख। और फिर बोला है इसके बाद भी अगर कुछ और चाहिए तो वो प्रॉफिट से देंगे, एक्सेस ट्रांसफर फ्रॉम पीएल। तो यहाँ पर ये जो बैलेंस अमाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये हमेशा बैलेंस करके आना चाहिए। पहले टोटल रिफंड अमाउंट लिख लो जितना बोल रहा है, अगर टोटल मतलब फुल्ली रिफंड है तो वो अमाउंट, पार्शियली है तो वो अमाउंट, जितना अमाउंट बोल रहा है वो लिख लो। फिर देखो कि कितना डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में पड़ा हुआ है, उसे यूटिलाइज करो। फिर भी अगर फुलफिल नहीं होता है फिर हम लोग उसको पीएल से एडजस्ट कर देंगे। तो ये हो गया हम लोग का रिफंड का एंट्री। अब रिफंड तो हो गया, लेकिन इसके बाद डेप्रिसिएशन तो लगेगा क्योंकि फिक्स्ड एसेट तो है हम लोग के पास। तो ये हो गया रिफंड का एंट्री। यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, यहाँ पर देखेंगे कैसे करके होगा, और यहाँ पर हो जाएगा पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। अब देखो हम लोगों ने ये जो मेथड टू फॉलो किया है, क्या इस पे हमारा ग्रांट का कोई भी इंपैक्ट आया है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने पे? नहीं, क्योंकि ये ओरिजिनल कॉस्ट था, मतलब जो खरीदा हुआ, इसमें कुछ हम लोगों ने डिडक्शन थोड़ी ना किया, मेथड टू फॉलो किया। ये स्क्रैप था, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ था, तो डेप्रिसिएशन वैसे का वैसे ही रहेगा। डेप्रिसिएशन में कोई चेंजेस आ ही नहीं रहा है, तो डेप्रिसिएशन जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, यानी 8 लाख करके चलेगा। मेथड 2 में डेप्रिसिएशन में कुछ भी अलग से कैलकुलेशन का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि एसेट के ओरिजिनल कॉस्ट में इस तरह के मेथड में ग्रांट रिसीव होने से कोई भी इंपैक्ट नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये क्लोज हो गया, बस और कुछ नहीं होगा। तो ये पॉइंट देखो, जितने भी मेन पॉइंट था मैंने एग्जाम्पल और क्वेश्चन के साथ समझा दिया। तो हम लोग का ये वाला पॉइंट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक रिफंड वाला कवर हो गया, बस ये 2 पॉइंट बचा हुआ है। और इधर देखो ये रिफंड हो गया, और यहाँ पर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ये कवर हो गया, बस ये बाकी है, और इससे रिलेटेड वहां पर रिफंड बाकी है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हम लोग का मेन पार्ट है क्वेश्चन का। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम एक होमवर्क बताते हैं। देखो यहाँ पर इलास्ट्रेशन 7 अब तुम लोग कर पाओगे क्योंकि मैंने रिफंड समझा दिया है ना। इलास्ट्रेशन 6 और 7 ये हम तुम लोग को होमवर्क देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, देखो इलास्ट्रेशन 6 और 7 ये हम होमवर्क देते हैं आज वाला जो टॉपिक हम लोगों ने किया उससे। ठीक है, और 5 मिनट जो है बता देते हैं, जिन लोगों ने लास्ट क्लास किया था उन लोगों के लिए बता रहे। ठीक है, अगर किसी ने नहीं किया तो उनको तो समझ में नहीं आएगा। छोटा सा 3 क्वेश्चन बाकी था, 3 या 4, सारा तो नहीं बता पाएंगे, उतना सारा टाइम नहीं बच रहा है। एक काम करते हैं हम जो है एक बार डिस्कस कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, मैंने आंसर्स भी दे रखा था, अगर तुम लोगों ने देखा था तो ठीक है, और अगर नहीं देखा है तो अभी देखो समझ लो। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 ये 2 ही बता रहे, ज्यादा टाइम तो नहीं है। यहाँ पर देखो
बोला था, मतलब AS 10 के हिसाब से बोला था कि हमें क्या करना है, ये सारे आइटम्स को क्लासिफाई करना है हेड के हिसाब से। बोल रहा है कि पीपी कौन सा होगा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ पीपी क्या होगा, कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड इन डिटरमाइन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी, ये तीनों हेड में से कौन सा होगा। समझाते हैं कैसे करके ये क्वेश्चन हमें करना है। बोला है देखो, इंपोर्ट ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्स। अगर हम लोग कोई एसेट खरीदे हैं, पीपी मतलब फिक्स्ड एसेट, और उसमें हमारा इंपोर्ट किया है एसेट को, और इंपोर्ट ड्यूटी लगा है, और जो टैक्स है वो नॉन रिफंडेबल है, तो ये कौन से हेड में जाएगा? क्या ये हम लोग का परचेस प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होगा, या फिर हम लोगों का डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होगा, या फिर ये कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड इन पीपी होगा, मतलब पीपी के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। तो ये पॉइंट हम लोग का कौन सा होगा? अगर किए हो तो बता सकते हो, अगर कोई किए हो तो मुझे बता सकते हो, अगर बताना चाहते हो तो, नहीं तो हम बता देते हैं क्या होगा। इंपोर्ट ड्यूटी दे रहे हो मतलब टैक्स वगैरह दे रहे हो, तो ये किसको देते हैं? जिनसे खरीद रहे हैं, तो ये परचेस प्राइस ऑफ पीपीई इसमें आएगा। ठीक है, ये परचेस प्राइस ऑफ पीपीई में आएगा। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है इनिशियली डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, ये क्या होता है? ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ पीपीए। इसका मतलब क्या होता है? एसेट को अपने यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए हम लोग खरीदने के बाद जो भी खर्चा करते हैं वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ पीपी होता है। तो ये हमारा पॉइंट 2 में आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला है यहाँ पर, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। अगर कोई ऑपरेटिंग लॉस हो रहा है, सच एज दोज इनकर्ड व्हाइल डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ एन आइटम बिल्ड्स अप। बोल रहा है अगर हम लोगों का कोई इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस हो रहा है, मतलब इस तरह का लॉसेस जो इसलिए इनकर्ड हो रहा है व्हाइल डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ एन आइटम बिल्ड अप। ठीक है, मतलब जो आइटम हम लोग बनाना चाह रहे हैं उसको बनाने के चक्कर में अगर हम लोग का किसी तरह का ऑपरेटिंग लॉस हो रहा है, ठीक है, मतलब बिजनेस में कुछ ऑपरेशंस एक्टिविटीज कर रहे हैं और उसके वजह से कोई लॉस हो रहा है, तो वो कहां पर जाएगा? वो तो हमारे फिक्स्ड एसेट का कॉस्ट नहीं हो सकता है, तो वो पॉइंट 3 में जाएगा। ठीक है, मतलब कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड इन डिटरमाइन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी। कैरिंग अमाउंट मतलब पीपी का बचा हुआ वैल्यू, तो पीपी के बचे हुए वैल्यू में ये कभी लेस नहीं होगा। ऑपरेटिंग लॉस मतलब बिजनेस का खर्चा जो पीएल में जाता है, पीएल में जाता है मतलब ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जाएगा कंपनी के केस में। फिर देखो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है, कॉस्ट इनकर्ड while an item capable of operating in the manner intended by the management। बोल रहा है कि मैनेजमेंट को जैसा चाहिए था उस तरह से आइटम को ऑपरेट करने के लिए अगर मैनेजमेंट ने किसी तरह का खर्चा किया है, has yet to be brought into use और is operated at less than full capacity। मतलब खर्चा तो कर दिया है मैनेजमेंट ने, लेकिन अभी तक उस एसेट को यूटिलाइज करना स्टार्ट नहीं किया है, या फिर जितना यूटिलाइज करना चाहिए उससे कम कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो हम लोग का मतलब लॉस हुआ कि हम लोगों ने कॉस्ट तो इनकट कर दिया, while an item capable of operating in the manner intended by the management has yet to be brought into use, लेकिन अभी तक यूज करना स्टार्ट नहीं किया है। एसेट खरीद लिया, उसको उस कंडीशन में भी लेके आ गए और उस कंडीशन में लाने के लिए खर्चा किया, लेकिन अभी तक यूज नहीं किया, मतलब रेडी टू यूज है, पुट टू यूज नहीं किया। तो क्या ये खर्चा हम लोग का पीपी में आएगा या फिर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है? नहीं, पीपी का कॉस्ट तो मतलब खरीद तो लिया ही होगा फिक्स्ड एसेट, उसको जो कंडीशन में लाना चाहिए उस कंडीशन में भी लेके आ गए, केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग हो चुका है। मतलब ये दो खर्चा जो है पॉइंट 1 और पॉइंट 2, ये तो हम लोगों का क्या होता है, ये तो रेडी टू यूज के पहले का खर्चा होता है, तो रेडी टू यूज तक का खर्चा ही तो एसेट में कैपिटलाइज्ड होता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हम लोग का पीएल में चला जाएगा। ये खर्चा अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, एसेट पूरा रेडी है, नहीं कर रहे, तो वो हम लोग का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये हम लोग का पॉइंट 3 में चला जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट एंड रीबेट, ये तो क्रेडिटर मतलब सप्लायर से मिलता है, तो ये परचेस कॉस्ट में चला जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये पॉइंट 1 में चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद बोला है कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइज पार्ट ऑफ ऑल ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज। अगर किसी एंटरप्राइज में जितने भी मतलब मान लो कि अगर कोई नया एसेट वगैरह लग रहा है, इस पे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट दिन किया था, अगर हम लोग कुछ चीजों को रीलोकेट कर रहे हैं या रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं पार्टली या फुल्ली, ठीक है, तो इस पे जो भी ऑपरेशन या एक्टिविटी हो रहा है उसका जो खर्चा हो रहा है एंटरप्राइज में, वो मतलब मशीन लगाने के लिए नया मशीन लगवा रहे हैं, तो जो भी पुराना कंडीशन है उसको चेंज कर रहे हैं, तो ये खर्चा हम लोग का क्या होता है, ये हम लोगों का जो है पॉइंट 3 में चला जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का कभी भी पीपीई में या
फिर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं होगा। पीपी का कॉस्ट मतलब जब हम लोग किसी से परचेस कर रहे हैं तो परचेस का प्राइस, कुछ रिबेट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, कुछ टैक्स दे रहे हैं, वो होता है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट मतलब उसको लोकेशन तक पहुंचाने का। अब लोकेशन में पहुंचाने के बाद मेरा जो प्रेजेंट साइट है उसमें कोई हम चेंजेस कर रहे हैं, वो हम लोग का कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है। फिर बोल रहा है ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जाएगा। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट ये पॉइंट 2 में जाएगा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, क्योंकि रेडी टू यूज में पहुंचाने तक के लिए हमें इंस्टॉलेशन और असेंबली कॉस्ट जरूरी होता है। फिर बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड, ये तो पॉइंट 3 में ही होगा ना, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मतलब अगर बिजनेस का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या जनरल ओवरहेड हो रहा है, जनरल खर्चा हो रहा है, जो तुम लोग पीएल में लिखते हो, जैसे कुछ भी हो सकता है, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कमीशन वगैरह, तो ये हम लोग का जो है वो कहां पर जाएगा, ये हम लोग का कॉस्ट, ऐसा कॉस्ट जो पीपी के प्राइस को डिसाइड करने के लिए इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, मैंने आंसर के साथ ही दिया हुआ था, तो अगर पढ़ा है तो एक बार मैंने समझा दिया। और लास्ट यहाँ पर एक और क्वेश्चन बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग को यहाँ पर बोला था ये एक मशीन है, एक प्लांट है, उसका कॉस्ट डिसाइड करने के लिए बोला गया था। इंस्टॉलिंग ए न्यू प्लांट, एबीसी लिमिटेड कर रहा है प्रोडक्शन फैसिलिटी के लिए, उसका कॉस्ट बताओ। तो कॉस्ट ऑफ द प्लांट, कॉस्ट पर सप्लायर्स इनवॉइस प्लस टैक्सेस, तो ये तो आएगा ही पीपी के प्राइस में। तो क्या क्या अमाउंट आ जाएगा, 25 लाख, ये हम लोगों को लेना पड़ेगा। अच्छा, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, हाँ पुट टू यूज, रेडी टू यूज के पहले तो डिलीवरी तो करवाना ही पड़ेगा। ये क्या हो गया, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। ये क्या है, ये परचेज प्राइस है। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, ये भी होगा, क्योंकि साइट प्रिपरेशन अगर नहीं करेंगे, ये मैंने लिस्ट लिखवाया था, ये भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होता है। साइट प्रिपरेशन करना पड़ेगा ना, अदरवाइज हम लोग एसेट को कैसे फिक्स्ड करेंगे। तो साइट प्रिपरेशन कॉस्ट जो है ये भी हम लोग का इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 लाख। ठीक है, अब बोल रहा है कंसल्टेंट यूज्ड फॉर एडवाइस ऑन द एक्विजिशन ऑफ प्लांट, प्लांट एक्वायर करने के पहले किसी के साथ कंसल्ट किया हम लोगों ने और उनको फीस दिया, तो वो भी ऐड होगा। रेडी टू यूज के लिए सारा चीज ऐड होता है। फिर बोल रहा है इंटरेस्ट चार्ज पेड टू सप्लायर ऑफ प्लांट फॉर डेफर्ड क्रेडिट, हम लोग बाद में पैसा देंगे, इस वजह से हम लोगों ने सप्लायर से कुछ फैसिलिटीज ले लिया और उसके वजह से उसने क्या किया, इंटरेस्ट चार्ज किया। जैसे ईएमआई होता है ना, एक नो कॉस्ट भी होता है, कॉस्ट ईएमआई भी होता है। अगर हम लोग टाइम मतलब पैसा जो है धीरे धीरे देंगे, ऐसा कुछ करेंगे, तो हो सकता है कि जो सप्लायर है या क्रेडिटर जो भी बोलो, वो हमसे क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो ये हम लोगों के कभी भी एसेट के कॉस्ट में ऐड नहीं होता है, क्योंकि किसी भी तरह का बोरोइंग कॉस्ट एसेट के कॉस्ट में ऐड नहीं होता है जब तक वो क्वालिफाइड या कुछ ऐसा पॉइंट था क्वालिफाइड एसेट है कि नहीं। लेकिन एक बार देखो कि हम लोगों ने जो भी पढ़ा था वहां पर ये बोरिंग कॉस्ट तो नहीं पढ़ा था ना, कि अगर हम पैसा नहीं दे पा रहे, इसकी वजह से मेरा अगर एक्स्ट्रा खर्चा हम पे कर रहे हैं इंटरेस्ट के तौर पे, तो वो मेरे एसेट के दाम के साथ कभी नहीं ऐड होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से 4 पॉइंट हो गया। और देखते हैं यहाँ पर बोला है एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड आफ्टर 7 इयर्स, ये होता है, इसका तो हम लोगों ने अलग से पढ़ा था। डिसमेंटलिंग कॉस्ट का मतलब क्या था कि अगर हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिकेशन मतलब मॉडिफाई किया है और उसको जब हम लोग उस जगह को छोड़ देंगे, तो जैसे रेंटेड, एक मैंने एग्जांपल लिया था, रेंटेड प्रीमाइसेस है, हम लोगों ने अपने तरह से उसे मॉडिफाई कर लिया और जब हम लोग उसको छोड़ेंगे तो उसको फिर से एज इट इज करके देना है, तो इसको बोला जाता है डिसमेंटलिंग कॉस्ट। मतलब आज हम लोगों ने कुछ मॉडिफाई किया है, फ्यूचर में जब वो जगह हम लोग छोड़ के चले जाएंगे तो उसे फिर से ठीक करना पड़ेगा, देन अगेन खर्चा होगा, तो उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू। तो ये 3 लाख यहाँ पर जैसे दिया वही अमाउंट ले लेंगे, तो ये हो गया। और बोल रहे ऑपरेटिंग लॉस बिफोर कॉमर्शियल प्रोडक्शन, कॉमर्शियल प्रोडक्शन के पहले ऑपरेटिंग लॉस हुआ है, तो ये मैंने बताया था कि कॉमर्शियल प्रोडक्शन 3 पॉइंट में होता है। मैंने जियो का एग्जांपल लास्ट दिन दिया था, ठीक है, तो वहां पर मैंने बताया था कि ट्रायल रन जो होता है, ट्रायल रन का एक्सपेंसेस जो है वो पुट टू यूज के रेडी टू यूज के पहले तक जो होता है वो कैपिटलाइज्ड होता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद का जो होता है वो कैपिटलाइज नहीं किया जाता है। अब बोल रहा है ऑपरेटिंग लॉस कॉमर्शियल प्रोडक्शन के पहले हुआ है, ठीक है, तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन के पहले हुआ है, इसका मतलब ये हम लोगों का कौन सा है, पुट टू यूज सिचुएशन में है, ठीक है, क्योंकि कॉमर्शियल प्रोडक्शन उसके बाद ही होता है। मैंने लास्ट दिन ये देखो तुम लोग को ड्रॉ करके दिखाया भी था, पता नहीं यहाँ पर अभी दिखेगा कि नहीं, ये देखो मैंने एक जियो का एग्जांपल दिया था तो उसमें मैंने यहाँ पर दिखाया था, ये देखो ये वाला ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कॉमर्शियलाइजेशन के पहले अगर हो रहा है, मतलब ये वाला सिचुएशन, यहाँ पर नहीं, ठीक है, ये होता है रेडी टू यूज। रेडी टू यूज हो गया उसके बाद अगर कर रहे हैं तो ये हम लोग का एसेट के कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। तो 7 लाख प्लस 3 लाख 10 लाख, 10 लाख और यहाँ पर 8 लाख 18 लाख, 18 और 25, 18 और 25 कितना हो जाएगा,
18 और 25 अगर टोटल करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 43 लाख। ठीक है, तो 43 लाख जो है ये एसेट का कॉस्ट हो जाएगा। कौन सा कैपिटलाइज्ड होगा नहीं होगा, बस इतना ही हमें यहाँ पर बताना था। और देखो मैंने यहाँ पर आंसर्स भी दिया था, यहाँ से लास्ट में यहाँ पर बता दिया है। देखो इंटरेस्ट चार्ज दो नहीं लिया ना हम लोगों ने, डेफर्ड क्रेडिट आइटम्स टू द सप्लायर ऑफ द प्लांट नॉट ये देखो ये क्वालिफाइंग एसेट के लिए नहीं होता है ना, वही चीज बोला था। ऑफ 2 लाख है एंड ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर कॉमर्शियल प्रोडक्शन 4 लाख आर नॉट रिगार्डेड एज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। ये तो परचेज कॉस्ट नहीं है, पता चल रहा है, या तो परचेज कॉस्ट होता है तो आता है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होता है तो आता है। ये दोनों ही डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं है, सो ये कैपिटलाइज नहीं होगा। दे शुड बी रिटर्न ऑफ टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ये पीएल में जो है राइट ऑफ हो जाना चाहिए। तो दो क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया ये दोनों ही सेम टाइप था, एक हमारा कैलकुलेशन पार्ट था और एक हम लोग को सिर्फ हेड बताना था कि क्या होगा आंसर। ठीक है, तो ये देखो मैंने यहाँ पर जो है पॉइंट आउट किया था, क्वेश्चन 2 और 6 बता दिया आज। और नेक्स्ट क्लास में जो एस हम लोग कर रहे हैं वो तो करेंगे, और उसके साथ 2, 3, 16 भी बता देंगे, जिसमें से 2, 3 जो है वो छोटा क्वेश्चन है, 16 थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन। ठीक है, फिर आज इतना ही।